बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग 6 आवर सेशन में प्रेजेंट है, जिसमें हम लोग अम्ल क्षार लवण पर बात कर रहे हैं, एसिड बेस सॉल्ट पर बात कर रहे हैं। और हमारा ऐसा प्लान था कि एक लेक्चर में हम लोग एक लेसन कंप्लीट करेंगे, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण पिछला क्लास कुछ मिस हो गया। तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक पर बात कर चुके थे। एकदम पूरा एनर्जी रखना है। और आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता है और अच्छी बात है। आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट को ठोक दूंगा। एकदम अपने आप पर बिलीव करना है, मुझ पर बिलीव करना है, क्लास पर बिलीव करना है। और नोट्स आपको बनाना नहीं है। नोट्स का प्रिंट आउट हमारे ग्रुप में मौजूद है, प्रिंट आउट निकलवाना है और क्लास प्रिंट आउट सामने रखना है, क्लास सामने रखना है और पूरा एकदम सामने सामने एंजॉय करना है। पूरा दिमाग में आपको केमिस्ट्री चला जाएगा और केमिस्ट्री आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू भी बनेगी और आने वाला सवाल भी बनेगा। चलिए, एकदम एनर्जी मेंटेन रखना है और आगे के टॉपिक पर बात करना है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम लोग स्वाद पर बात कर लेते हैं। अम्ल क्षार में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर, वो डिफरेंस करके पढ़ रहे हैं। तो स्वाद पर बात कर लेते, लिटमस पर बात कर लेते पिछले क्लास में। ऑर्डिनेंस के कांसेप्ट, ब्रोस्टेड लोरी के कांसेप्ट एवं लुईस के कांसेप्ट, पीएच स्केल पर बात कर चुके हैं। हालांकि पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना पीएच वैल्यू मैं यहाँ लिखा हूँ, एग्जाम में इतने में से आएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस से इतना में से आएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है। इस क्लास में हम लोग सिलेक्टिव एकदम टॉपिक रखे हैं, जो आप यकीन रखिए क्लास में इतना में से ही आएगा। जैसे आप लोग को बार बार एक टॉपिक बहुत परेशान करता होगा, बहुत परेशान। देख लीजिए, ये टॉपिक है कि लिटमस क्षार अम्ल के साथ कैसे व्यवहार करता है, मेथाइल ऑरेंज कैसे व्यवहार करता है, फिनोल्फथालीन कैसे व्यवहार करता है, हल्दी लाल बंदा गोभी कैसे व्यवहार करते हैं। सवाल बार बार पूछे जाते हैं और इसमें मतलब मैक्सिमम 99% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ कंफ्यूजन होता होगा। इस क्लास के बाद कन्फ्यूजन क्या, नकफ्यूजन क्या, फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं रहेगा। पूरा एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक पर आते हैं और हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। और बिल्कुल एकदम आसान लगेगा, बस आपको वर्ड पकड़ना है। जैसे अब हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं भी अम्ल के प्रकार और भस्म के प्रकार पर, जिसमें सबसे पहला प्रकार आपके सामने मौजूद है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट एसिड। बहुत आराम से, एक वर्ड है सांद्र अम्ल, तो आप जानते हैं सांद्र मतलब क्या। तो सांद्र मतलब ज्यादा, बस यहाँ पकड़ लीजिए। सांद्र मतलब ज्यादा और तनु मतलब तन्नु सा, इत्तु सा, थोड़ा सा, बस। देख के ही लग रहा है, देखिए सांद्र अम्ल, तो देखिए क्या लग रहा है, अम्ल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अम्ल, ठीक, इसमें भी अम्ल है, क्या लिखेंगे, अम्ल। लेकिन आप जानते हैं जिस प्रकार से आपके लिए जल ही जीवन है, बिना जल के आप जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, आप अपना मतलब निखर के कब सामने आते हैं, जब जल से नहा लेते हैं, जल पी लेते हैं। कहते हैं ना कि जिस जो पानी कम पीता है उसके चेहरे पर निखार कम रहता है, पानी ज्यादा पीता है निखार ज्यादा आ जाता है, बुखार भी आ जाता है कई बार। मेहंदी है, मेहंदी रंग तभी लाती है, आप सारे भी सुनेंगे, मेहंदी रंग तभी लाती है जब उसको आप घिसते हैं, या तभी रंग लाती है जब उसमें आप पानी मिलाते हैं। मेहंदी जैसा सेम नेचर है एसिड का। एसिड में आप पानी मिलाएंगे तभी अपना गुण दिखाएगा, नहीं मिलाएंगे गुण नहीं दिखाएगा। इस बात की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब सोचिए, अम्ल अपना गुण दिखाए, इसके लिए क्या जरूरी, इसमें क्या मिला दे, पानी। मैं लिख देता हूं जल। अम्ल अपना गुण दिखाए, इसके लिए इसमें क्या मिला दे, जल। अब सवाल है कितना जल, कितना मिला दे। तो कितना जल मिला दे वो डिपेंड आप पे करता है। 2 बार मिलाना, एक बार कीजिए, एक काम कीजिए, एक बार कम मिला दीजिए, एक बार ज्यादा मिला दीजिए। अब कम कम मिलाना है, ज्यादा कम मिलाना है, ये डिपेंड करता है किस पर, इस वर्ड पर। देखिए कह रहा है सांद्र अम्ल, अम्ल ज्यादा होना चाहिए, और अम्ल ज्यादा होना चाहिए तो साथ वाला क्या हो जाएगा, कम, तभी तो बैलेंस होगा। इसका मतलब कोई पूछे सांद्र अम्ल क्या है, तो ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। बताइए, एकदम दिमाग में घुस गया। वैसे ही तनु अम्ल क्या है, तो वैसा अम्ल जिसमें, देखिए तनु अम्ल कह रहा है, अम्ल क्या होना चाहिए, तन्नु सा। अम्ल कितना होना चाहिए, तन्नु सा, थोड़ा सा, इत्तु सा। तो अम्ल क्या होना चाहिए, कम। 1 मिनट, अम्ल क्या होना चाहिए, यहाँ कम। ओहो, चलिए अम्ल क्या होना चाहिए, यहाँ कम, और जल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो सोच लीजिए ना, तनु अम्ल वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ही कम हो और जल की मात्रा ज्यादा, हालांकि सब विलयन है, तो इसे कहते हैं तनु अम्ल। क्लियर है पूरा। अब सवाल है, अगर आपसे पूछे सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है, तो अब आप बता देंगे। लेकिन यहां से सवाल एक और आएगा कि अम्ल मिला है। जैसे देखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि बात बताइए, सब्जी में नमक मिलाते हैं या नमक में सब्जी मिलाते हैं। अब बंगाली में एक वर्ड सुने होंगे बार बार कि हम मच्छी चावल खा रहे हैं। कई बच्चा से पूछेगा क्या खा रहे हो, तो कोई बोलेगा चावल दाल, कोई बोलेगा दाल चावल। अंतर क्या है दोनों में, अंतर है दाल चावल का मतलब है दाल ज्यादा उसमें चावल कम, चावल दाल का मतलब है चावल ज्यादा उसमें दाल कम। मच्छी चावल का मतलब बंगाली में मछली चावल है, इसका कहने का मतलब मछली ज्यादा है चावल कम है, और चावल मछली कहने का मतलब चावल ज्यादा है मछली कम है। यहाँ वही कंसेप्ट को समझिए। यहाँ देख के लग रहा है कि अच्छा अम्ल ज्यादा जल कम, मतलब अम्ल में जल मिलाते होंगे। यहाँ देखिए अम्ल कम जल ज्यादा, मतलब जल में अम्ल मिलाते होंगे, ऐसा नहीं है। याद रखना है, जब भी हम अम्ल में जल को मिलाएंगे उस घटना को तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनुकरण।
अब तनुकरण करते समय इस बात को, एक बात को ध्यान देना बहुत जरूरी क्या है कि देख लीजिए आपके सामने दो बीकर मौजूद है, एक में भरा हुआ है अम्ल और एक में भरा हुआ है जल। इसमें क्या है, जल में वाटर लिख देता हूँ W, और इसमें अम्ल यहाँ एसिड लिख देता हूँ। अब आपको मिलाना है, ठीक है। अब बताइए, मैं कहा सब्जी में नमक मिलाना है कि नमक में सब्जी मिलाना है। अगर आप वहां गड़बड़ी कर देंगे तो आपके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा, यहाँ गड़बड़ी कर देंगे तो आपके जीवन का, आपके फेस का, सबका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत ध्यान से करना है। क्या करना है, एक काम करते हैं, हम लोग वाटर की एसिड मिलाकर देखते हैं। ये है कांच का फ्लास्क, इसमें जैसे ही वाटर मिलाएंगे तो पहले बात जो पहले से है वो शांत है क्या? कई बार ना कि आप जब नहाते होंगे तो आप चुपचाप बैठे हुए खुद से नहाने में मजा आता है, लेकिन दूसरा कोई पानी उड़ेल दो भी ठंडा के दिन में, तो फिर तो भाई मजा आ जाता है, ठीक है। मजा उसको आ जाता है जो उड़ेलता है, और जिस पर मतलब उड़ेला जाता है उसका तो हालत खराब है। वो बिल्कुल गुस्से में ऐसा बैठा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जिसको नहाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे करके तो मलबला के बैठा हुआ है, और उसके ऊपर से एकदम बाल्टी ठंडा पानी डाल दीजिए, वो जैसा व्यवहार करेगा, आपका फेस सुझा देगा, बाल मुरझा देगा, मतलब पूरा हालत खराब कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ जो एसिड बैठा हुआ है नीचे, वो पूरा गुस्सा में बैठा हुआ है पूरा, क्योंकि एसिड को आप देखेंगे तो हमेशा अलबलाते रहता है एसिड, पूरा अलबलाना बलबलाना सारा एसिड का एकदम चक्कर चला है। एसिड को आप कभी भी शांत नहीं देखेंगे। तो जो एसिड है पूरा एकदम अलबला रहा है पूरा, और जैसे इसमें वाटर डालेंगे तो एसिड और वाटर में एक अभिक्रिया हो जाती है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और जैसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, ब्लास्ट, बूम, उसके बाद आप एकदम आसपास सारा कुछ अब सोच लीजिए स्थिति ऐसी होने वाली, तो क्या आप रिस्क लेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, तो आपके पास एक तरीका है, एक काम कीजिए, नीचे उसको बैठाइए जिसको नहाने में मजा आता है। पानी अलबलाता नहीं है, मतलब आग जैसा फरफराता नहीं है, पानी एकदम शांत है। पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है, विशिष्ट उष्मा का मान बहुत ज्यादा है, और विशिष्ट उष्मा का मान जिसका ज्यादा होगा वो उष्मा को अपने अंदर समाहित कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। तो और अम्ल का विशिष्ट उष्मा का मान बहुत कम होता है, इसलिए जिसके पास विशिष्ट उष्मा का मान, आप सुनो एक घातक मूवी देखे होंगे, उसमें अमरीश पुरी से एक डायलॉग बोलते हैं कि क्रोध को पालना सीख काशी, क्रोध को पालना सीख। तो जो पानी है क्रोध को पाल सकता है, अम्ल है क्रोध को नहीं पाल सकता है। तो इसलिए अगर आप उल्टा करेंगे, जो पानी एकदम शांत, इसका विशिष्ट उष्मा का मान ज्यादा एकदम शांत है, जैसे ही आप इसमें अम्ल को डालेंगे तो पहले से शांत है, जो उष्मा आ रही है उस उष्मा को खींच लेगा, तो यहाँ उष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन इसमें मिलाएंगे, जब एसिड में वाटर को मिलाएंगे तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, जिससे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया से उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्मा का उत्सर्जन से बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती है। तो कंडीशन आप समझे, क्या करना है, करना ये है कि वाटर में एसिड को मिलाना है। क्या करना है, वाटर में एसिड को मिलाना है। कैसे मिलाना, इसका भी तरीका, ऐसा नहीं कि एक बार लीजिए उड़ेल दीजिए। इसका तरीका क्या है कि बूंद बूंद करके, जैसे देखिए नोजल ले लीजिए ड्रॉप, और बूंद बूंद करके ऐसे करके इसमें डालिए। तो सोचिए जल की मात्रा ज्यादा हो गई और थोड़ा सा अम्ल डाल दिए, इसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल, और इस घटना को कहा जाता है तनुकरण। कंप्लीट, पूरा, कोई डाउट नहीं। तो इस बात को याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित है कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। अगर अम्ल में जल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया से कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट सकती है। अरे समझ में, जल में अम्ल को क्यों मिलाना चाहिए, क्योंकि जो जल है उसकी विशिष्ट उष्मा की मान अधिक होती है, और अधिक होने के कारण वो जो उष्मा की मात्रा उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है। और मिलाने का भी कंडीशन है, बूंद बूंद करके, एक बार पूरा नहीं उड़ेल देना है। बताइए पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब सोचिए एक बात, सांद्र अम्ल तनु अम्ल, मैंने कहा कि अम्ल की मात्रा ज्यादा जल की मात्रा कम, मैंने कहा अम्ल की मात्रा कम जल की मात्रा ज्यादा। अब आप अगर आपसे कुछ पूछिए, आंख बंद करके सोचिए, सांद्र अम्ल ज्यादा होना चाहिए, जल कम होना चाहिए। तनु अम्ल कम होना चाहिए, जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पूरा कंप्लीट है। डाइल्यूट एसिड इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट भस्म में भी आ जाएगा। तो भस्म में भी आ जाएगा, एक सांद्र को मैं कॉन्सेंट्रेटेड सी लिख देता हूँ, डाइल्यूट को मैं डी लिख देता हूँ। टाइम कम है, कम समय में ज्यादा सीखना है, तो उसमें भी सेम चीज हो जाएगा। भस्म की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा कम, तो उसे कंसेंट्रेटेड या सांद्र कहेंगे। और डाइल्यूट में भस्म की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तनु भस्म कहेंगे। कंप्लीट है बात, पूरा कंप्लीट। अब सोचिए ठीक से, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में ज्यादा पावरफुल कौन है, सोचिए। तो नॉर्मल सी बात है कि अम्ल के कारण तो पावर इसमें आ रहा है, हम जल इसलिए मिलाए हैं, बेहोश था अम्ल, बेहोश था, उसको पानी छिड़क दिए तो उसको होश आ गया। बेहोश था तो पानी छिड़के नहीं, 2-3 बाल्टी पानी उड़ेल दिए, फिर भी होश में आ गया। अब बताइए, होश में तो आया है, लेकिन अम्ल जिसमें ज्यादा है वही तो ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए अगर आपसे पूछे कि अगर 1 मोल HCl ले ले और 1 मोल इसमें भी HCl ले ले, अगर ये तनु अम्ल है और ये सांद्र अम्ल है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा, कौन ज्यादा सबल अम्ल होगा, तो आपको याद रखना है
ये वाला ज्यादा सबल होगा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है, क्योंकि अम्ल डिसाइड करेगा कि कौन पावरफुल होगा कौन नहीं। आ रहा समझ में? तो याद रखना, अगर अम्ल की मात्रा बराबर है तो ध्यान रखना कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा, मतलब कुल मिला के जैसे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल रखा जाए और एक ही नेचर का अम्ल रखा जाए, दोनों H2SO4 रखा जाए, H2SO4 मतलब गंधक अम्ल या बैटरी अम्ल, इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं, मैं बता चुका हूँ, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अगर दोनों ले लिए और दोनों की मात्रा समान है, लेकिन एक सांद्र एक तनु है, तो सांद्र अम्ल होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा सबल होगा, और जो तनु होगा वो कमजोर होगा और दुर्बल होगा। यहीं से एक अम्ल की नए प्रकार डिसाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं सबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, लेकिन सवाल है कि इंटरनली कौन डिसाइड करता है कि कौन अम्ल सबल है कौन अम्ल दुर्बल है? तो इंटरनली डिसाइड करता है, जो सांद्र अम्ल होगा उसमें पानी मिला दिए हैं तो ये अपने आप में 100% H+ देगा, मतलब ज्यादा H+ देगा। और आप जानते हैं कि अम्लुआ पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है, तो ज्यादा H+ देगा, ज्यादा आयन देगा, तो वह अम्लीय गुण ज्यादा दिखाएगा। और जो याद रखना है कम H, मतलब 100% H+ नहीं देगा, 100% H+ नहीं देगा, उसे कहेंगे दुर्बल अम्ल। इतना बात कंप्लीट है। भस्म में भी यही हो जाएगा, जो 100% OH- देगा उसे कहा जाएगा सबल भस्म, और जो 100% OH- नहीं देगा उसे कहा जाएगा दुर्बल भस्म। एकदम कंप्लीट है। अब सोचिए हम कैसे जानेंगे कि कौन 100% देगा कौन नहीं देगा? बहुत आसान तरीका है, मैं एकदम सिंपल बताता हूँ। जिसमें आपको कार्बन देखने को मिल जाए, तो कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के खींच लेता है। कार्बन के पास बहुत सारा गुण है। कार्बन को फ्रेंडशिप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरे तत्व को कई प्रकार से फंसा सकता है, कहते हैं ना वशीकरण, जादू टोना टोटका, ये सारा कुछ कार्बन को आता है। कार्बन क्या करता है, तत्व को फंसा लेता है अपने पास। कैसे? देखिए, कार्बन प्लस गुण दिखाता है, प्लस गुण दिखाकर माइनस वाला को अपनी तरफ कर लेता है। कार्बन माइनस गुण दिखाता है, माइनस गुण दिखा के प्लस वाला को अपनी तरफ कर लेता है। अगर कोई प्लस माइनस से भी जाल में न फंसे तो कार्बन एक मतलब वशीकरण टाइप का एक जाल बुनता है, जिसे कहते हैं श्रृंखला गुण, और अपने आप को चेन फेंक के, रस्सा फेंक के, कसो करके अपने आप में उसे फंसा लेता है, उलझा लेता है। इसलिए कार्बन को कहा जाता है फ्रेंडशिप एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के पास है, उसके बाद हाइड्रोजन के पास। तो सोच लीजिए, जिसमें कार्बन आ गया तो हाइड्रोजन को भी फंसा लेगा, और जब अपने साथ हाइड्रोजन को रख लेगा तो बताइए हाइड्रोजन निकलेगा क्या? नहीं, 100% नहीं निकलेगा। इसीलिए कार्बन जिस अम्ल में आपको दिख जाए सबके सब दुर्बल अम्ल है। बताइए, कोई डाउट? कंप्लीट है। कार्बन एकदम बिल्कुल, जिसको इसको जो कह दीजिए, वशीकरण वाला डायन जो कह दीजिए, अगला को उलझा देता है पूरा। तो कार्बन समझ में आ गया। अब जैसे में दिमाग में जैसे में क्या होगा सर? या पहले बता दो, जितने भी फल हैं उस फल में जितने भी एसिड पाए जाते हैं, सारे एसिड को कहा जाता है प्राकृतिक अम्ल। जैसे मैं बोलता हूँ सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। फल मतलब फल, जो प्राकृतिक पदार्थ है उसमें, कहने का मतलब लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और इसके अलावा मौलिक एसिड जो सेम में पाया जाता है, मैलिक एसिड, ये सब जितने अम्ल हैं सबके सब, एसिटिक एसिड, ये सब जितने सब क्या हो जाएंगे? जो फल में पाए जाते हैं, और इस सब में कार्बन पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं फल में फ्रैक्टोज होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, इसलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला लिखा जाए, जैसे मैं लिखूं CH3 COOH, देखिए देख के लग रहा है इसमें कार्बन है, दुर्बल अम्ल। अगर आपको बोला जाए H2CO3, देख के लग रहा है कार्बन है। मैं बताया था कल, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें H2CO3 पाया जाता है, कार्बन है, दुर्बल अम्ल। अगर आपको कहा जाए COOH और फिर COOH, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, टमाटर में पाया जाता है, कार्बन है, दुर्बल अम्ल हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कहे HCl, तो HCl सबसे ज्यादा सबल अम्ल है, मजबूत अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा कहे H2SO4, इसके अलावा कहे HNO3, देखिए इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है। इसके अलावा कहे HF, ये सब जितने आपको दिख रहे हैं सारा का सारा क्या? सबल अम्ल है, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछे कि एक काम किया जाए, HCl को तनुकृत किया जाए, HCl में पानी मिला दिया जाए बहुत ज्यादा, और एक तरफ लिया जाए CH3OH। जैसे मैं कहा ना कि अगर आप उसमें पानी ज्यादा मिला देंगे तो इसका पावर कम जाएगा, तो HCl में क्या किया जाए? पानी मिला दिया जाए, उसका पावर कम करने का प्रयास किया जाए, और एक तरफ ले लिया जाए कार्बनिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल जिसमें कार्बन हो। अब सोच के बताइए कौन ज्यादा सबल होगा, HCl या CH3COOH? तो आप कहें अच्छा CH3COOH हम बताए थे कि जिसमें कार्बन होगा वो कमजोर होगा, और HCl मजबूत पहले से, लेकिन पानी मिला दें, और पानी ज्यादा मिला देने से हम जानते हैं तनु अम्ल हो जाता है, उसका पावर घट जाता है। याद रखना है HCl को कुछ भी कर दीजिए उसका पावर इतना नहीं घटेगा। एक बहुत अच्छा कहावत है कि हाथी कितना भी गल जाएगा घास हमेशा मोटा रहता है, ठीक है। याद रखने की बात, जो HCl जो आप देख रहे हैं वो हमेशा इससे ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे बताइए सबल अम्ल समझ में आया? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर 100% H+ देता है उसे सबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर 100% H+ नहीं देता उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसमें कार्बन होगा, इसका पहचान होगा। कभी कभी कार्बन नहीं हो, बहुत हार्ड पेपर बनाए, बहुत हार्ड, अगर ऐसा बनाए तब हो सकता है इसमें बोरॉन आपको दिख जाएगा, जैसे H3BO3 अगर पूछे,
क्या है, तो बोरन है, दुर्बल हो जाएगा। हालांकि इतना मतलब पावर नहीं कि इतना हार्ड पेपर बना दे। चलिए इतना बात कंप्लीट है। अगला भस्म में भी ऐसा होगा, सबल भस्म, दुर्बल भस्म। बिल्कुल भस्म में क्या होगा कि वैसा भस्म जो 100% OH माइनस दे देता है उसे सबल भस्म कहेंगे, और वैसा भस्म जो 100% OH माइनस नहीं देता है, OH माइनस नहीं देता है, उसे दुर्बल भस्म कहेंगे। कंप्लीट है। अब सवाल है जल में घुलकर, लेकिन एक मन में सवाल आएगा कि भस्म, सारे भस्म तो जल में घुलते ही नहीं है। अब गौर करना है ठीक से। लेकिन हाँ, जो जल में घुल जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ ठीक से समझिए, जैसे भस्म होते हैं दो प्रकार के। पहले बताइए, इधर पूरा कंप्लीट है पूरा बात। भस्म होते हैं दो प्रकार के, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। अब वो वाला भस्म नहीं कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, वो नहीं। जो भस्म है, यहाँ ये वाला सा है, ये वाला। तो भस्म दो प्रकार के, एक होंगे जो जल में घुल जाएंगे और एक होंगे जो जल में नहीं घुलेंगे। अच्छा, जल में जो घुल जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सब बेचारे मुलायम धातु, मुलायम खरगोश जैसे बहुत मुलायम है। इसे चाकू से काट सकते हैं, इसमें OH लगा दीजिए, इसमें OH लगा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये जल में विलय, मतलब OH है तो जाहिर सी बात है भस्म है, ये जल में घुलनशील है। और वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उसे कहा जाता है क्षार। सोचिए क्या कहा जाता है, इसे क्षार कहा जाता है। कितना आसान है। जो जल में नहीं घुलेगा हम कैसे जानेंगे, तो कठोर ले लीजिए, कोई लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए और इसमें OH लगा दीजिए, और ये सब जल में नहीं घुलेगा। और जल में नहीं घुलेगा तो ये अब क्षार नहीं है, क्योंकि जल में घुलने वाले भस्म को ही क्षार कहते हैं। जो जल में नहीं घुलेगा उसको नहीं कहेंगे। कंप्लीट है। अब जल में घुलेगा, इसमें दो बातें होगी, या तो 100% H+ देगा या 100% H+ नहीं देगा। जो 100% H+ देगा तब उसको हम सबल कहेंगे, और 100% H+ नहीं देगा उसको हम दुर्बल कहेंगे, कमजोर कहेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, समझ, जल में घुलेगा तभी तो ऐसा होगा। तो साफ साफ बात है कि सबल और दुर्बल का कंसेप्ट अम्ल में भी और भस्म में भी है। बताइए कोई डाउट? पूरा डाउट आउट। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। अब देखिए इसके दम पर हम लोग कैसे समझते हैं चीजों को। अगला देख लीजिए। देखिए अब आ गया अम्ल, क्षार, लवण। प्रॉपर आप जानते हैं क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है। तो अब जल में घुलेगा प्रॉपर तभी तो व्यवहार दिखाएगा ये भी, और व्यवहार देखेगा तो आगे हम लोग रिएक्शन समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से 90% बच्चों को रिएक्शन नहीं आता होगा, और हम लोग इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है उसे सिखाओ, दिमाग में डाल दो। हालांकि सीखने के लिए आपको लेंदी कोर्स लेना पड़ेगा, हम लोग सिखाएंगे भी, लेकिन उसके लिए अलग कोर्स है। अब 1 महीने टाइम में अगर सिखाने पे आ जाओ तो आप एग्जाम आपका गड़बड़ चला जाएगा। लेकिन एग्जाम भी बढ़िया जाए, नॉलेज भी हो जाए, उसके लिए एक तरीका है, ब्रह्मास्त्र, जो मैं देने वाला हूँ। देख लीजिए अम्ल, क्षार, लवण। इसमें एक तरफ हम देखेंगे कि अम्ल कैसा रिएक्शन करता है, दूसरी तरफ देखेंगे भस्म कैसा रिएक्शन करता है। बहुत आराम से मूवी देखते हैं, मेरा लेक्चर देखते हैं, मूवी देखना चाहिए, क्योंकि मेरा कई कंसेप्ट मूवी पर बेस्ड होता है। जैसे अगर धातु से अभिक्रिया है, धातु का अम्ल से अभिक्रिया करना है। देखिए अम्ल और भस्म के रासायनिक गुण, धातु से अभिक्रिया कराना है। अब सोचिए सोडियम बैठा हुआ है, उस पर आप क्या किए, अम्ल छिड़क दिए। अब सोचिए कोई मुलायम चीज पर आप एसिड तेजाब फेंक रहे हैं, सोचिए उसका क्या हाल हो जाएगा। उसे पूछेगा क्या हाल है, तो यही कहेगा हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, ठीक है। वो मतलब आपको अपना हालत दिखा रहा है, बस आपको याद रखना है हाल। और इसी में आंसर छुपा हुआ है कि क्या होगा जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु से कराएंगे, तो उसका हाल बिगड़ जाएगा। और हाल से याद रखना है, ह से याद रखना है हाइड्रोजन, और ल से याद रखना है लवण। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि अगर क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो आपको याद रखना है, एक तो लवण बनती है और दूसरा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं, उसमें जैसे हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है, जैसे ही जलाएंगे तब आ जाएगी पुप, बता चुका हूँ, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि कोई धातु है, बेचारा धातु है, उस पर अगर एसिड हम छिड़क देते हैं, एसिड से अभिक्रिया करा देते हैं, तो कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर क्या बनता है। प्रॉपर आपको रिएक्शन आता भी तो आप इसी आंसर तक तो पहुंचते, हम आपको आंसर याद करा दिए, तो क्या बनता। तो बस आपको गाना याद रखना, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, इसमें से हाल पकड़ना है, और ह से हाइड्रोजन गैस, ल से लवण। कंप्लीट। आज के बाद बता देंगे। अगला सवाल पढ़ाते हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़ाने से पहले इस सवाल पढ़ाते हैं। यहाँ से एक सवाल आ जाएगा कि पित्तल और तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्यों। आप जानते हैं तांबा क्या है, तांबा धातु है। पित्तल क्या है, मिश्र धातु, लेकिन बना हुआ है किससे, धातु से। आप जानते हैं पित्तल जिंक और तांबा से मिलकर बनता है, जिंक प्लस तांबा से। इस बात को याद रखना है, जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, तांबा की मात्रा कम होती है। 60-30 का लगभग आंकड़ा होता है। अब सोचिए तांबा क्या है, धातु,
पित्तल भी धातु से मिलकर बना है, मिश्र धातु है प्रोपर। अब सोचिए अगर धातु है उसमें दही एवं खट्टे पदार्थ, आप जानते हैं दही एवं खट्टे पदार्थ में एसिड होता है, जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा, लवण, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हो सकता है आपके पेट के अंदर बन जाए, आप एकदम अलबलाने लगे, ऐसा हो सकता है। लवण बनेगा तो सोचिए जो दही है, आप खट्टे पदार्थ खा रहे थे, स्वाद के लिए खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है वैसे खा रहे हैं, और वही खट्टा पदार्थ को क्या बना दिया, लवण बना दिया, आपका स्वाद ही बिगड़ जाएगा, तबियत भी खराब हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा खट्टा पदार्थ आप खा रहे हैं। इसीलिए दही एवं खट्टे पदार्थ कभी भी धातु के बर्तन में नहीं खाने चाहिए। ये बात कंप्लीट पूरा। चलिए क्या बनता है, हाल क्या है दिलों का ना पूछो समन, किसमें, जब धातु पर अम्ल छिड़क देंगे, कंप्लीट। अब सोचिए हार्ड सवाल, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो सर हम ये भी नहीं जानते कार्बोनेट क्या होता है, ये भी नहीं जानते बाइकार्बोनेट क्या है, इसलिए तो आप यहाँ हैं, नहीं जानते फिर भी आपके दिमाग में ठोक दूंगा। बहुत आराम से सोचिए, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ये सवाल पूछना है संदीप जी से, वही मतलब गदर फिल्म वाले, मुझसे सवाल पूछूंगा। डायलॉग है जीत फिल्म में, आप देखोगे, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़ने चलाना नहीं भूले, सुने होंगे। तो जैसे उनसे पूछते हैं कि अच्छा संदीप जी एक बात बताइए, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करते तो क्या बनता है, उनका मुंह पे ही है, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़ने चलाना नहीं भूले। तो आपको उनके डायलॉग में से जैसे हाल क्या है दिलों का में से क्या पकड़े हाल, वैसे ही जब भी बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जैसे ही दिमाग में आए, आपको संदीप जी का डायलॉग याद करना है, उसमें से पहला वर्ड पकड़ना है काजल, और लिख दीजिए क्या बनेगा, काजल बनेगा, क्योंकि संदीप जी के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज चलता है, काजल। ठीक है, अगर इस चौखट पर किसी की बारात है तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये अलग बात है कि शादी के बाद कुर्सी टेबल दरी बिछाते हैं। देखिए तो क्या बनता है, काजल। याद रखना है क्या होता है जब धातु की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब उसमें CO3 होगा, बाइकार्बोनेट का मतलब होगा HCO3 होगा। धातु है तो मान लीजिए Mg, धातु है तो मान लीजिए Mg, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ वैलेंसी भी यूज होगा। बस आप याद कर लीजिए धातु की कार्बोनेट, धातु की बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसे हटा दीजिए, आना नहीं जरूरी है। बस याद रखना है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले। काजल याद रखना है, का से कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा, ज से जल, ल से लवण, यानी कहने का मतलब यहाँ से आंसर निकल गया कि अगर अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगी तो सवाल आपसे एग्जाम पूछेगा कौन सी गैस निकालती है, तो गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाती है, जल, और क्या बनाती है, लवण। याद रहेगा, कंप्लीट। ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट पार्ट। इसके बाद सवाल पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए धातु के ऑक्साइड, देखिए अभी तक था धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, देखिए इसमें से का दोनों में था, इसमें का नहीं है, तो काम कीजिए जो ट्रिक था ना काजल, इसमें से का हटा दीजिए, बचा क्या, जल, आंसर यही हो जाएगा। ज से याद रखना है जल H2O, और ल से याद रखना है लवण, क्या बनेगा, लवण। ये बातें क्लियर है, एक बार आप रिवाइज कीजिए, सवाल बनेगा। अब सवाल जो पूछा जाएगा मैं पूछता हूँ आपसे, क्या होता है जब अम्ल धातु से विक्रिया करती है, तो धातु में बताया था मुलायम सा धातु, उस पर एसिड छिड़क दीजिएगा तो हाल बिगड़ जाएगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि धातु जब अम्ल से विक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब विक्रिया करती है तब कौन सा गैस निकलती है, तो कार्बोनेट आएगा, जैसे आपको याद रखना, क से कार्बोनेट, क से कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड से जब अम्ल अभिक्रिया करते तो क्या बनता है, लवण और जल। पता है इस टाइप की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। और एक बात और मैं यहाँ से बता दूं आपको कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ये भी एग्जाम में सवाल आता है। और आप एक बात जानते होंगे कि क्षार की अभिक्रिया, क्षार मान लीजिए कोई क्षार है, उसमें जैसे अम्ल मिलाएंगे तो हमेशा वो लवण बनाएगा, क्योंकि क्षार का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम, और दोनों का पीएच वैल्यू अगर पावर में सेम है और दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो 7 और 7 को एकदम पूरा खत्म कर देगा। जैसे ही खत्म करेगा तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा तो बन जाएगा लवण। और देखिए दोनों उदासीन ही है, जल भी उदासीन है और लवण भी उदासीन है। बताइए कोई डाउट, खत्म, याद रखना है। अब यहाँ से सवाल आ जाता है कि जंग लगी बर्तन को नींबू से साफ क्यों करते हैं। तो सोचिए अगर मान लीजिए जंग लगा है तो जंग लगने की दो ही बात है, या तो कार्बोनेट होगा और नहीं तो ऑक्साइड होगा, और ऑक्साइड होगा और जैसे हम नींबू से साफ करेंगे तो देखिए जंग क्यों लगा है, तो जंग लगा ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड क्या है, क्षारीय है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण ये दोनों भी क्या है, क्षारीय है, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्षारीय, ऑक्साइड भी क्षारीय। याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अम्ल के ऑक्साइड पूछ दे तो, सॉरी धातु के ऑक्साइड क्या क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड पूछ दे तो याद रखना अ से अधातु,
और इसके ऑक्साइड पूछे तो अ से अधातु, अ से अम्लीय, बिल्कुल उल्टा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, और धातु के सिर्फ ऑक्साइड नहीं, धातु के ऑक्साइड, धातु के बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, सब के सब क्षारीय होते हैं। और जब सब क्षारीय है तो सोचिए क्षार है, अब इसमें जंग लगा है, तो जंग लगेगा जब भी तक कार्बोनेट के कारण या बाइकार्बोनेट के कारण या फिर ऑक्साइड के कारण जंग लगेगा, तो जंग लगा उसी के कारण। और जंग क्या एक प्रकार का क्षार है, और क्षार को समाप्त करने के लिए क्या इसमें मिलाएंगे हम, अम्ल, और अम्ल क्या है, नींबू, इसलिए नींबू से क्या करते हैं, साफ करते हैं। आया समझ में? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए पूरा कंप्लीट है। एक बार ठंडा दिमाग से अगर क्लास देख लीजिएगा, आप सोचिएगा ठंडा दिमाग से कैसे देंगे, आप गर्म दिमाग से पढ़ा रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस खत्म करना है, लेकिन एक बार क्लास देखिए, फिर दोबारा क्लास देखिए, उसके बाद आपको तीसरा बार क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डाटा खत्म हो जाएगा। चलिए कंप्लीट है पूरा। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि क्या अम्ल के जिस प्रकार से 3 रासायनिक गुण है, किससे अभिक्रिया, धातु से, धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, और धातु के ऑक्साइड से। क्या भस्म भी ऐसा अभिक्रिया दिखाती है? तो हाँ भस्म दिखाती है, लेकिन भस्म इतना अभिक्रिया नहीं दिखाती। भस्म में आपको 2 अभिक्रिया याद रखनी है। एक, जैसे मान लीजिए कोई भस्म है, तो भस्म के बारे में मैं तरीका बताऊं, NaOH, इसकी अभिक्रिया पूछ सकता है जिंक से। तो ये अभिक्रिया अगर पूछेगा डायरेक्ट, ये अभिक्रिया आपको याद कर लीजिएगा, हालांकि याद आपको होगा ना, तो तरीका मैं बता देता हूँ। ये बनाएगा Na2 Na2JnO2, आप प्लस ए भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो अम्ल भी अभिक्रिया करती है, जब अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, लवण बनाएगी। भस्म भी जब अभिक्रिया करेगी तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेगी, लेकिन खासकर लवण, क्योंकि भस्म सभी, जितने भस्म है जो सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करती है। एक जिंक के साथ अभिक्रिया पूछेगी तो आपको याद रखना है Na2 Na2 याद रखना है। अगर दूसरी बात, अगर भस्म इसके बाद पूछे, अगर एक पूछ सकता है, ये सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी PYQ में, इतना आसान से इस टॉपिक को लेना नहीं है, इसलिए तो बच्चे केमिस्ट्री का सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये सब टॉपिक आना ही नहीं है। यही टॉपिक आते हैं जो आपको लगता है नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा वो इंसान हमेशा अच्छा लगता है जो हमेशा दूर रहता है। इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री है, जो टॉपिक आपसे दूर है, इसलिए जटिल लग रहा है। अब देखिए भस्म समझ रहे हैं। अब याद रखना है, भस्म से पूछे कि भस्म जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये आप याद कर लेंगे। किससे? अमोनियम क्लोराइड से। सर याद तो होता नहीं, क्या करें? तो याद नहीं होता है तो मत कीजिए, तरीका बताता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। गैस सब में याद रखने, गैस कौन सा निकलता है, गैस याद रखेंगे गैस, तो फिर करेंगे बाद में ऐस। देखिए धातु से अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट कार्ब बताया तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, धातु का ऑक्साइड तो इसमें गैस नहीं निकलता है। और इसमें याद रखना अधातु से, मतलब धातु से अभिक्रिया जब भस्म करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। भस्म जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, बड़ा आसान है, तरीका बताता हूँ। और से अमोनिया इसमें है तो एक गैस भी होता है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया एक गैस है जिसका फॉर्मूला क्या है, NH3। और इसको बनाया गया था, पता है किसने बनाया था, हैबर विधि से बनाया गया था। किससे? हैबर विधि से। हैबर नाम के साइंटिस्ट हैं, वो बनाए थे कैसे, नाइट्रोजन लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे, दोनों को अभिक्रिया करा दिए थे लोहा मल्टीबेरियम की उपस्थिति में, और अभिक्रिया कराने के बाद क्या बना था, NH3 बना था, अमोनिया गैस बना था। ये प्रोसेस भी आप याद रखेंगे, इसमें उत्प्रेरक पूछा जाता है आपसे, तो इतना बात आप याद रखेंगे, याद हो जाएगा, घबराना बिल्कुल, एक बार रिविजन कर लेना है आपको। बस याद रखना है कि भस्म जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करती तो कौन सी गैस निकलती, अमोनिया। अमोनिया किसने बनाया था, हैबर ने। ये रिएक्शन आपको याद नहीं करना है। चलिए बताइए, कंप्लीट है बात, पूरा कंप्लीट। आगे बढ़ूं, आपको PDF मिल जाएगा, घबराना नहीं। और मैं जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड फाइट करा के मतलब ग्रुप में डलवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको प्रिंट आउट निकालने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो ऐसा लेके जाएगा तो अंकल भड़केंगे, बिल्कुल वैसा ही अम्ल जैसा। चलिए आगे देखिए। अब टॉपिक आ गया हमारा कुछ प्राकृतिक अम्ल। मैं बता चुका हूँ अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा अम्ल जो आर्टिफिशियल बनाए जाए, जैसे HCl, जैसे मूवी वगैरह में देखोगे, आए दिन आप न्यूज भी पढ़ते होंगे कि कुछ लड़के ऐसे बदमाश टाइप के होते हैं। अब बदमाश में उसे राक्षस कह दीजिए, जो कई बार कुछ लड़कियों को परेशान करते उसके चेहरे पे एसिड फेंक देते हैं। वो वास्तव में एसिड होते हैं, इस प्रकार के एसिड, HCl हो गए, H2SO4, HNO3 हो गए, ऐसा H2SO4 हो सकते हैं। ऐसा एसिड जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, और वैसे लड़के भी समाज के लिए बहुत हानिकारक हैं। और वैसा एसिड जो याद रखना है, जो फल में पाए जाते हैं, किसी पदार्थ में पाए जाते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। इसीलिए खास कर क्या होता है कि ऐसे एसिड को चेहरा पर फेंका जाता है, और ऐसे एसिड को हम खास कर लेकर चेहरा पर लगाते हैं। आप देखोगे कई बार चेहरा बहुत मतलब डल हो रहा है तो हम कई बार नींबू लेकर रगड़ लेते हैं, और हालांकि नींबू रगड़ने से चेहरा नहीं अच्छा होता, तो भगवान जैसा बना वैसा ही रहेगा। ठीक है, चेहरे में थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। तो याद रखना सिरका, इसमें क्या प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल ऐसा अम्ल जो शरीर के लिए हानिकारक न हो, फायदेमंद हो। और आर्टिफिशियल एसिड वैसा एसिड जो शरीर के लिए हानिकारक हो।
ठीक है। इसका हालांकि बहुत जगह अलग अलग यूज है। तो चलिए बताइए, अब हम कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करें। कुछ प्राकृतिक अम्ल में क्या देखेंगे, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको एकदम याद करना है सिरका। देखिए एसिड दो ही है जिसमें सा आता है, एक आता है सिट्रिक एसिड, में लिखता हूं सिट्रिक अम्ल, और एक आता है एसिटिक अम्ल। अब एक मैं डिफिनेशन बोलता हूं, उस डिफिनेशन को आपको दोहराना है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। 5 से 8% क्या, एसिटिक अम्ल को, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। यहां से क्लियर हो रहा है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप चीनी ले लीजिए और चीनी को सड़ा दीजिए पूरा, ठीक है। मतलब कैसे सड़ाइए, जैसे आपका केमिस्ट्री सड़ा हुआ वैसे ही चीनी को एकदम सड़ा दीजिए। चीनी को सड़ाने के बाद वो प्रॉपर बन जाता है एल्कोहल, ठीक है। आप जानते हो कि चीनी से शराब बनता है, कई प्रकार के फल की शराब बनता है, वो एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल को फिर ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान है, कई कुछ केमिकल उसमें मिला दीजिए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। वो आगे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जैसे उसमें कुछ ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे ही वो बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब उसमें क्या करना है, 5% उसमें, मतलब जितना वो है प्रॉपर 100% अगर सोचना है तो उसमें 95% पानी मिला देना है। तो 95% अगर पानी हो गया तो 5% एसिटिक एसिड हो गया। तो 5 से अगर 8% तक एसिटिक एसिड में है तो उसी को विनेगर या सिरका कहते हैं। जो चाउमीन वगैरह में आप मतलब चाउमीन में कई बार मिला के खाते हैं, तो सोचिए जो आप खा रहे हैं वो सड़ा हुआ चीज खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर बोल दे आपको सड़ा हुआ चीज दे दो तो आप गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर है पूरा बात, तो समझिए। तो सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल सिरका किसे कहते हैं, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल का एक और नाम हो तो जो आपको याद रखना चाहिए, एसिटिक अम्ल का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है CH3, बोलिए मेरे साथ, CH3COOH। अब देखिए इसमें कार्बन कितने, 1 2, और 2 कार्बन को कहा जाता है इथ। क्या कहा जाता है, इथ, एथ। और इसमें जोड़ दीजिए एनोइक एसिड। क्या जोड़ेंगे, एनोइक एसिड। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना मैं बताऊंगा उतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, यकीन रखिए। तो सोच लीजिए CH3OH, अगर COOH अगर आपसे पूछे कि सिलिका में कौन सा एसिड पाया जाता है तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH है। CH3COOH का एक और कोई नाम है, एसिटिक एसिड का कोई और नाम है, तो नाम है, क्या नाम है, एथेनोइक एसिड। कंप्लीट। कितने परसेंट एसिटिक एसिड को, कितने परसेंट एथेनोइक एसिड को सिरका कहते हैं, 5 से 8% एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड को सिरका कहते हैं। कंप्लीट है। अब चलिए, इसको अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं, याद रखेंगे आप। चलिए अब है संतरा। तो जो मैंने बताया सी 2 ही एसिड में आते हैं, और सिट्रिक एसिड संतरा में पाए जाते हैं। हालांकि संतरा में पाए जाते हैं या नींबू में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही, ये आपको पहले से आता होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। आगे है, कुछ ऐसे होंगे जिनको पहले से भी नहीं आता होगा, तो आप जश्न मनाइए, आप तरक्की पर हैं। चलिए, इमली और अंगूर। इमली अंगूर में क्या पाया जाता है, तो इमली जब खा लीजिएगा तो आपका दांत कोट हो जाता है। गाँव में कहते हैं इमली खा ली दांत कोट हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं टटराना। तो इमली खाइएगा, कच्चा अंगूर खाइएगा तो दांत कोट हो जाएगा, दांत टटर हो जाएगा, टटरा जाएगा। तो याद रखना, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टर से याद रखिएगा, टार्ट्रिक याद रहेगा। तो हम लोग लिख देते हैं टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल, तो देखिए टमाटर का जो जो उसका क्या बोलते हैं, टमाटर को पीस दीजिए बढ़िया से, या टमाटर के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है वो बिल्कुल जेली जैसा होता है, जेली जैसा। अगर मान लीजिए आप खाली पेट हैं और खूब आपको पिला दें तो आप उल्टी करने लगेगा, ठीक है, उसको कहते हैं ओक देना। तो याद रखें जेली जैसा होता है। आप वहां से याद रखेंगे ओकजेलिक। ये बहुत फालतू ट्रिक है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजा आता है मुझे। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद चींटी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में याद रखना है, चींटी को जब पहली बार जब इसकी खोज हुई, पहली बार फॉर्मिक एसिड की जब खोज हुई, तो खोज हुई अफ्रीका में। अफ्रीका के जो अमेजन का जंगल है वहां खोज हुआ। फिर दक्षिण अमेरिका में, मतलब दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन का जंगल वहां खोज हुआ। फिर अफ्रीका के कुछ पार्ट है वहां खोज हुआ, नाइजर वगैरह आप जानते होंगे उसमें। तो वहां वास्तव में जो चींटी, जो वैज्ञानिकों की टीम खोज रहे थे, वहां चींटी को, लाल चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है। तो वो वैज्ञानिकों को चींटी डस मतलब डंक मार ली, डस क्या है, डंक मार ली, काट ली। तो काटने के बाद वैज्ञानिक को दर्द होने लगा, जो भी साइंटिस्ट उनको दर्द होने लगा। तो वो पता किया कि दर्द क्यों हुआ, तो पता चला कि इसमें से कुछ एसिड है जो हमारे बॉडी में चला गया है। और चूंकि वो एसिड निकली थी चींटी से, चींटी को वहां फॉर्मिका कहा जाता था, इसलिए इस एसिड को फॉर्मिक एसिड कहा गया। तो चींटी में, और वही एसिड पाया जाता है नेटल के डंक में। तो याद रखेगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि चींटी या नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड।
लेकिन ये फॉर्मिक एसिड कॉमन नाम है। जैसे ना कई का नाम होता है रामदेव हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट पर आशुतोष कुमार नाम रहा, उसी प्रकार से चींटी या नेटल के टंक में जो एसिड पाए जाते हैं ये कॉमन नाम है। कॉमन नाम मतलब उस देश के आदमी इस चीज को जानते हैं। जैसे आपके घर के लोग आपको कोई स्पेशल नाम दिए होंगे, पंटकिया, दुटकिया, कल्लुआ, ऐसे नाम दिए होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट पर कोई और नाम होगा। तो वैसे ये फॉर्मिक एसिड जो देख रहे हैं, ये फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नाम है, मतलब उसके घर का नाम है। जो आप अगर इसके रजिस्टर जाकर चेक कीजिएगा तो रजिस्टर में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, तो इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। बिल्कुल ईथन है इसमें, तो इसका फॉर्मूला देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, तो इसका नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। याद रखना पड़ेगा। ओहो, रिजेक्ट, चलिए मुझे लगा सब रिजेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट है। अब सोडा पे जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है H2CO3। कल से बता रहा हूँ, आज फिर बता दिया। अब एक बार मेरे साथ जल्दी से दोहराइए, सिरका में मेरे साथ मत दोहराइए, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक बार आप क्लास रोक के इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना में से ही आएगा, ऐसे बहुत सारा है, लेकिन मैं सिलेक्टिव बता रहा हूँ। एकदम यकीन कीजिए, क्लास जितना मैं क्लास में बता रहा हूँ एग्जाम में उतना में से ही आएगा। ये आपको अपने आप पर यकीन रखना है, मुझ पर यकीन करना है, यूनिवर्स पर यकीन करना है, क्योंकि यूनिवर्स अट्रैक्शन ऑफ फ्लो पर काम करती है। कंप्लीट। आगे अच्छा, एक टॉपिक यहाँ से रह जाता है, खास एसिड है जिसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कहने का मतलब कथी कि अगर आप सुने होंगे अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछेगा, एक टाइम ऐसा था जो कुछ सुनार वगैरह वो गांव में आते थे और आते थे, उस पर कहते थे सोना साफ करना है, सोना का आभूषण साफ करवाना है, चांदी का आभूषण साफ करवाना है, प्लेटिनियम का आभूषण साफ करवाना है, और फिर खासकर सोना का आभूषण वो लेते थे और एक लिक्विड उनके पास रहता था, उसमें डालते थे और डाल के उसको साफ करते थे। और साफ करने के बाद फिर आपको मम्मी को, दादी को, दादा को, जिसको दे देते थे, देने के बाद वो चले जाते थे। दादा दादी भी खुश और सोनार दुगना खुश। क्यों पता है? क्योंकि जो सोना प्लेटिनियम है वो उस प्रकार के लिक्विड में घुल जाता है, और घुलने से आपका जितना मतलब वजन था वो वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट उसमें घुलकर वो सोनार लेके चला गया। फिर उसमें से सोना निकाल लेगा और निकाल कर फिर वो बेचेगा या फिर आभूषण बना लेगा। अब सोचिए ठीक से, नुकसान किसका? दादा का, दादी का। फायदा किसका? सोनार का। क्यों ऐसा हुआ? उस लिक्विड के कारण। उस लिक्विड को कहा जाता है एक्वारेजिया। ठीक है, वैसा मतलब रेजिया मतलब होता है, देखिए एक्वा मतलब जल और रेजिया मतलब राजा, वैसा जल जो राजा बना दे। ठीक है, हालांकि एक्वारेजिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत पहले यूनान वगैरह में, यूरोप वाले देश में जो राजा को जो आभूषण होता था सोना चांदी, उसको साफ करने के लिए इसी लिक्विड का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो ऐसा पानी जो राजा बना दे। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा धुन जो दीवाना बना दे वैसे। तो एक्वारेजिया याद रखना है। एक्वारेजिया समझे कि एक्वारेजिया क्या है? तो इसमें अच्छा सवाल है, उस लिक्विड में है क्या? तो उस लिक्विड में दो प्रकार के एसिड मिले होते हैं। एक होते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसे सोडा अम्ल कहते हैं। HNO3 को कहा जाता है सोडा अम्ल। याद रखना है, HNO3 को क्या कहते हैं? सोडा अम्ल, सोडा अम्ल। और आप जानते हैं आपके पेट में पाया जाता है HCl। तो करना क्या है, जब भी आपको नाइट्रिक अगर अम्ल राज बनाना चाहते हैं आप, और राजा का पानी है इसे, इसलिए इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल मतलब राजा, वाटर मतलब पानी, रॉयल वाटर। तो अगर आपको कभी भी रॉयल वाटर बनाना हो, कभी भी अम्लराज बनाना हो, एक्वारेजिया बनाना हो, इसी को अम्लराज कहते हैं। वैसा अम्ल जो राजा बना दे। सोचिए, अगर आपको कभी बनाना हो तो आप HCl मार्केट से ले लीजिए, और मार्केट से लेने के बाद 3 लीटर HCl कर दीजिए। 3 लीटर कहने का मतलब HNO3 आपके पास जितना हो उससे 3 गुना HCl होना चाहिए। ये एग्जाम में अनुपात ही पूछा जाता है कि एक्वारेजिया में HCl HNO3 का अनुपात कितना है, तो HCl 3 गुना। याद रखना है, जिसमें 3 लगा है उसमें छोड़ देना है, जिसमें नहीं लगा उसमें लगा देना है। कई बार कंफ्यूजन होता है, उसका ट्रिक है कि कितना अनुपात होना चाहिए। तो देखिए HCl होता है अकेले ऐसे, इसे मिटा नहीं रहने देता हूँ। HCl अकेले होता है और HNO3 है, तो किसका अनुपात 3 होना चाहिए? तो इसमें 3 पहले से लगा है तो इसको छोड़ दीजिए, जिसमें नहीं लगा उसमें लगा दीजिए। तो HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि HNO3, जैसे पूछे कि HCl HNO3 का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 3:1। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि HNO3 और HCl का कितना अनुपात, तो 1:3। उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है HNO3 अगर 1 लीटर तो HCl कितना होना चाहिए? 3 लीटर अनुपात में। इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन अगर आपसे पूछे अम्लों का राजा कौन है, तो H2SO4। ठीक है, अम्ल राज कौन है, तो 3HCl प्लस HNO3 या HNO3 प्लस 3HCl। कंप्लीट? कोई डाउट? सारा डाउट आउट। आगे बढ़े? चलिए, इतना हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सवाल है पीएच का महत्व। अब पीएच का महत्व क्या है, तो यहां से देखते हैं। हमारे शरीर में पीएच का एक विशेष महत्व है। जैसे हमारा शरीर है वो खास एक पीएच रेंज पर काम करती है, और हमारे शरीर का जो पीएच है 7 से लेकर 7.8 के बीच होना चाहिए। मतलब 7 से कम नहीं होना चाहिए और 7.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। औसत पीएच की बात कर रहा हूँ। हालांकि शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है
उसका पेज वैल्यू अलग अलग है। जैसे जठरस का पेज वैल्यू आप जानते हैं 2 है। अलग अलग प्रकार का हमारे सलाइवा उसका पेज वैल्यू अलग है, मतलब 6 के आसपास है, 7.4 के आसपास है, तो अलग अलग रेंज है। लेकिन औसतन अगर पूरा पेज वैल्यू निकाला जाए तो 7 से लेकर 7.8 के बीच ही आएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति कोमा में जा सकते हैं, और जो कोमा में जा सकते हैं उस पर कभी भी फुल स्टॉप लग सकता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पेज वैल्यू अगर कभी भी रूल है 6 नीचे से कम हो तो कहाँ चले जाएंगे, कोमा में, और कोमा वाले फुल स्टॉप में। तो ये चीजें आपको याद रखनी। उसके बाद दांत है, हमारे शरीर के अंदर दांत है, और जो आप दांत देख रहे हैं, आपके पास भी दांत होगा, और दांत मेरा देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप देखा जरूर होंगे कई लोगों को। तो दांत क्षय, जब दांत क्षय होने लगे, अब मान लीजिए वाला दांत पूरा देख रहे हैं, अब दांत में अगर देखिएगा ठीक से तो दांत का बाहरी परत बना होता है इनामेल का। किसका बना होता है, इनामेल का, इनामेल का। और इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है इनामेल, सबसे कठोर भाग। हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इनामेल हमारे हड्डी से भी कठोर है। ठीक, कई लोगों का दिल बहुत कठोर होता है, कठोर दिल वाले, उससे भी कठोर है। तो सबसे कठोर क्या है, इनामेल। और इनामेल को मतलब गलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक परिस्थिति में आप गला सकते हैं, ये आपका अपना हुनर होगा। आप ब्रश रोज मत कीजिए। अगर ब्रश रोज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आप जो भी खाना खाएंगे, इस 2 पहाड़ जो दिख रहा है दांत, इसके बीच में गुफा में छिप जाएगा। और धीरे धीरे जितने भी अनाज है, अनाज अगर सड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, वो एसिड। और एसिड, ठीक है, एसिड बनाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, एसिड बनाकर आपके दांत की पेज वैल्यू को कम करेंगे। कम करके कितना कर देंगे, 5.5 से कम। और 5.5 से जिस दिन कम होगा, इनामेल क्षय होने लगेगा और आपका दांत गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और उसी को कहा जाता है दंत क्षय। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दंत क्षय कब होता है, जब पेज वैल्यू कितना हो, 5.5 से कम। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा का पेज वैल्यू 5.6 से कम होना चाहिए, और दंत क्षय 5.5 से कम होना चाहिए। यहाँ कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका कितना था। तो याद रखना है, अम्लीय वर्षा जब भी होगा तो छक्का छुड़ा देगा, तो उसमें 5.6 वाला याद रखना, छक्का वाला वैल्यू। और जो इंसान है, इंसान लगभग लगभग 5 फीट के आसपास का होता है। ठीक है, मैं तो उतना ही हूँ, तो याद रखना 5.5 मतलब 5 फीट से ज्यादा। तो याद रखना ये जो वैल्यू है प्रॉपर, इसमें इंसान की हाइट से याद रखना है 5.5 के आसपास। कंप्लीट है, चलिए दंत है कंप्लीट। अब आगे देख लीजिए, अमाशय। जो आपका अमाशय है, अमाशय का याद करेंगे, ऐसा अमाशय है, और अमाशय में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये आप बायोलॉजी में देखे होंगे। तो एंजाइम जैसे में रेनिन एंजाइम है, जैसे में पेप्सिन एंजाइम है। अब सुनिए, इसमें क्या है, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। अब ये जो भी आप एंजाइम देख रहे हैं, ये एंजाइम तभी काम करेगा जब HCl मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, HCl अम्ल। अब सोचिए HCl अम्ल मौजूद होगा। मान लीजिए रेनिन और पेप्सिन करता है क्या, भोजन पचाने का काम करता है। अब किसी किसी का आदत है कि कहते हैं ना कि मतलब खाने का पर कंट्रोल नहीं है। आप कई लोग देखते होंगे यूट्यूब पर आजकल ब्लॉगर वीडियो बना रहे हैं, एकदम लगातार खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, जितना मतलब खाने के बाद भी खा रहे हैं। अब सोचिए जब लगातार इतना ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारे शरीर की कैपेसिटी है, अंदर भी एक प्लॉट खाली है, उसमें एक लिमिट अमाउंट में चीजें रहेगी। उसके बाद उसको पचाने के लिए भी जो चीज चाहिए वो भी हमारे लिमिट अमाउंट में है। अब कभी कभी क्या होता है, आदमी इतना ज्यादा खा ले, इतना ज्यादा, फिर अजीब अजीब आवाज निकलता है, फिर बोलता है गरीब की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब सोचिए ठीक से, कितना ज्यादा आदमी खा रहा है, अब उसको गलाने पचाने के लिए रेनिन चाहिए, पेप्सिन चाहिए। अब रेनिन पेप्सिन को सक्रिय कौन करता है, HCl अम्ल। अब ज्यादा खा लिया तो ज्यादा रेनिन पेप्सिन चाहिए, और ज्यादा रेनिन पेप्सिन तो फिर HCl ज्यादा चाहिए। ऐसे करते करते जो HCl अम्ल है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब HCl अम्ल की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बताइए HCl अम्ल कैसा अम्ल है, सबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताइए हमारे पेट के अंदर जलन उत्पन्न कर देगा। अब जलन उत्पन्न कर देगा, फिर आदमी पहले तो खाने से पहले परेशान था, फिर खाते खाते परेशान हुआ, खाने के बाद फिर परेशान है। अब उस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है, अम्ल के दुश्मन को बुलाया जाए। और यहाँ आएंगे हमारे रॉकी भाई जो HCl को भी खत्म कर देंगे, और उसका नाम है MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मैग्नीशियम का दूध। क्योंकि पानी में जब इसे मिलाइएगा तो दूध जैसा हो जाता है। मार्केट में MgOH2 इनो के नाम से मिलता है। हालांकि इनो का कंपोजिशन और MgOH2 का कंपोजिशन अलग अलग है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि इनो का सूत्र होता है, ऑप्शन में था MgOH2। तो आप याद रखेंगे चीजें, तो बताइए ठीक से, ठीक है। इनो याद रहेगा, जो पूरा रंग बदल दे 6 सेकंड में। तो याद रखना HCl, जब अमाशय में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब अम्लीयता हो जाती है, तो उस अपच को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, MgOH2 को, हॉल2 का प्रयोग करते हैं। इसे ही कहा जाता है एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रति अम्ल। कंप्लीट। अब समझिए मृदा, अब अगला टॉपिक है मृदा।
मृदा की जब स्थिति आती है, मृदा जब खराब होता है तो मृदा में दो बातें हो सकती है, या तो मृदा अम्लीय हो जाएगी, नहीं तो क्षारीय हो जाएगी। और ये बात भी आपको याद रखना, अगर मृदा अम्लीय हो गई या मृदा क्षारीय हो गई, तो अम्लीय मृदा को ठीक करने का एक ही तरीका है, जब मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसमें आप चूना मिला दीजिए, क्योंकि चूना का सूत्र है COH2। ठीक है, आप उसमें जैसे ही चूना मिलाएंगे तो मिट्टी ठीक हो जाएगी। कहा जाता है ऐसा कि उदासीन मिट्टी में अच्छी खेती होती है। हालांकि डिपेंड करता है किस प्रकार के फसल आप लगा रहे हैं। कई प्रकार के फसल के लिए अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, कई प्रकार की फसल के लिए क्षारीय मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फसल उदासीन मिट्टी में अच्छी होती है। तो उदासीन मिट्टी करने के लिए जैसे ज्यादा भी अम्लीय हो तो अच्छी बात नहीं, ज्यादा भी क्षारीय हो तो अच्छी बात नहीं है। तो उदासीन मिट्टी करने के लिए अगर अम्लीय मिट्टी तो उसमें क्या मिलाएंगे, चूना। अगर क्षारीय मिट्टी तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। ये भी आप याद रखेंगे। अब सवाल है आत्मरक्षा। पूरा बात कंप्लीट है। अब है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा में बात ये आ जाएगी कि जैसे कभी आप देखते होंगे, आप कोई व्यक्ति अब शराब पी लिया और शराब पी के एकदम जाते जा रहा है, मतलब ओवरलोडिंग है, ऊपर से जाते रहा है, जाते जा रहा है और लेफ्ट राइट कर रहा है। अब बताइए एक्सीडेंट होगा। ठीक है, एक्सीडेंट में ऐसा है कि जो व्यक्ति गलत है, जो गलत के वो तो मरते ही हैं। जो बेचारे शरीफ हैं, जो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बेचारे एकदम आराम से साइड में खड़े हैं और कोई आया ऐसे लेफ्ट राइट करते 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 यू टर्न मार के फिर उसे धक्का मार दिया। अब सोचिए, बताइए वो खराब व्यक्ति तो उसकी क्या गलती है। तो कई बार सेल्फ डिफेंस में भी हमारा ये अम्ल काम करता है। और कहाँ काम करता है बताता हूँ। 3 एसिड आपको याद रखना है। एक याद रखना है K2Cr2O7। ये आपको पूरा याद नहीं होगा, बस बीच में याद रखिए Cr जानते हैं ना, लोमड़ी को कहते हैं, लोमड़ी का प्रजाति जो बहुत तेज दिमाग का होता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं। आगे भी इसे हम देखेंगे, लेकिन याद कर लीजिए K2Cr2O7 KMnO4। KMnO4 अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। और याद रखना है एक होता है H2SO4, लेकिन H2SO4 अकेले नहीं, H2SO4 जब भी होगा तो इसके साथ होगा, K2Cr2O7 के साथ। होता क्या है, पुलिस के पास एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं ब्रीदिंग एनालाइजर। ठीक है, श्वसन परिरक्षण कहते हैं इसे। और वो मशीन लेके खड़ा रहता है, जैसे ही देखता है कोई आदमी, ठीक है, एकदम जिसे कहा जाता है कि दुनिया में सबसे सुखी जो है वो शराबी है, उसको आप शराब पीने के 2 नुकसान बताइए। उस शराब पीने के और शराब के फायदे के 14 फायदे आपको गिना देगा तुरंत। ठीक है, मतलब अलग स्पेशलिस्ट होता है वो। अगर आ रही है वो पुलिस, देखें, पुलिस सबसे पहले आप जानते हैं कि जो शराब पी के चल रहा है उसको पुलिस सबसे पहले ब्रीदिंग एनालाइजर से कहता है कि फूंक मारो। वो जैसे ही फूंक मारेगा तो उस जो ब्रीदिंग एनालाइजर जो मशीन है, उस मशीन में K2Cr2O7 या H2SO4 डाला रहता है, या KMnO4। KMnO4 अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी, याद रखना, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, दोनों होता है। तो इसमें से कोई भी कंपाउंड उसमें हो सकता है। और क्या करता है कि जो वो शराब पिया है, शराब पूरे नस वगैरह में फैला हुआ है, हर प्रकार की जितने भी गैस है हर जगह शराब फैला हुआ है। जैसे वो फूंक मारता है तो फूंक में ऑक्सीजन की मात्रा आ जाए, तो ऑक्सीजन की जैसी मात्रा आएगी तो उसका जो ब्रीदिंग एनालाइजर है वो उसका कलर चेंज कर देगा। जैसे ही कलर चेंज करके से क्लियर हो जाता है कि वो शराब पिए हुए व्यक्ति है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि शराब पिए हुए व्यक्ति को पहचानने के लिए ब्रीदिंग एनालाइजर में किस प्रकार के कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, तो K2Cr2O7 एसिडिक है, और याद रखना है KMnO4 भी एसिडिक है। तो कहीं ना कहीं अम्ल से हम अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं, आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बीपीसी में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि क्या H2SO4 अकेले H2SO4 से पता कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। H2SO4 जब भी होगा किसके साथ होगा, K2Cr2O7 के साथ। इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोला मेरे साथ, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और इसे कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को लाल दवा भी कहते हैं। बताइए कोई डाउट, या सारा डाउट आउट, कंप्लीट। अब देखिए, एक है प्राकृतिक उदासीनीकरण, बहुत आसान है। प्राकृतिक उदासीनीकरण का क्या मतलब है कि जैसे देखिए चींटी या नेटल का डंक, या फिर कभी कभी जानते होंगे आप मधुमक्खी, मधुमक्खी ये है, या कभी कभी बिच्छू ये है। इस समय पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, समय पाया जाता है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि नेटल का डंक, जैसे नेटल एक प्रकार का प्लांट होता है, कभी आप वहां जाएंगे तो उसमें कुछ रुआ निकला होता है, वो आपको चुभ जाएगा, और चुभ जाएगा तो होता है कि जो फॉर्मिक एसिड है हमारे बॉडी के अंदर जाके बना देती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध में। ओह, दूध छूट गया है। दूध या दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड अगर आप दूध के माध्यम से लेते हो तो आपके शरीर को फायदा करेगा। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड, जैसे मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे आर्मी वगैरह कहीं फंस जाते हैं दूसरे देश में, तो वहाँ इंजेक्शन के तौर पर लैक्टिक एसिड दिया जाता है, इंजेक्शन के तौर पर फॉर्मिक एसिड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आदमी मरता नहीं है। होता क्या है कि ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा फॉर्मिक एसिड, और बॉडी के अंदर जाकर जगह जगह पर गांठ बना देगा और लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, जिससे पेन बहुत ज्यादा होता है, असहनीय पेन होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोचिए ऐसा पेन, जिसे उन्हें लगता है कि शायद हमारे देश के आदमी तो ऐसे बहुत मजबूत हैं। ठीक है, कई बार उन्हें लगता है कि शायद आदमी डर कर या दर्द से, पीड़ा से घबरा कर सच्चाई बता दे।
तो ऐसा होता है कई बार, याद रखना है। और ऐसी व्यवस्था हम कई बार ट्रीट करते हैं जो मतलब आतंकवादी टेररिस्ट है, उसके साथ भी ऐसी व्यवस्था हम कई बार अपनाते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लैक्टिक एसिड जब दूध के साथ लेते हो तो फायदेमंद है, लेकिन जब हमारे बॉडी में चल जाए इंजेक्ट के माध्यम से तो बहुत ज्यादा पीड़ा देती है। इसलिए कई बार जो मजदूर होते हैं वो दिन भर जब काम करते हैं तो काम करने से क्या होता है, उनके शरीर में मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसलिए रात में जब काम करके आते हैं तो थकावट से उनके शरीर में पूरा पीड़ा रहता है। फिर दर्द वगैरह जब होता है तो लैक्टिक एसिड फटने लगता है, उससे फिर उन्हें दर्द में राहत मिलती है। चीजें कंप्लीट हो रही है। अब प्राकृतिक उदासीनीकरण में क्या है कि जो नेटल का डंक है, चींटी काट ली, मधुमक्खी काट ली, बिच्छी काट लिया, तो बिच्छू सब काटने के बाद क्या होगा कि हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड गया। वो फॉर्मिक एसिड नहीं रहता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद बना देता है लैक्टिक एसिड। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, दर्द शुरू। अब दर्द शुरू तो क्या करें, तो देखिए प्राकृतिक उदासीनीकरण, जैसे नेटल का डंक है, नेटल का डंक अगर आपको चुभा तो आपको दर्द होगा, किसके कारण, एसिड के कारण। तो बगल में एक पौधा होता है जिसे कहते हैं डॉग का पौधा, और डॉग का पौधा उसका पत्ता लेकर रगड़ लेंगे तो वो बेस छोड़ता है अपने आप में, और एसिड के कारण दर्द हो रहा है, जैसे ही बेस जाएगा तो वो उदासीन कर देगा। इसी को कहते हैं प्राकृतिक उदासीनीकरण, यानी प्राकृतिक भी उदासीन करने का मौका देती है। चलिए कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। तो एक बार इस पूरा पीपीटी को देख के रिवाइज कर लेना है, आप यकीन कीजिए गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। अब अगला टर्म, अब आपके सामने उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। देखिए उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण बहुत आसान है। उदासीन लवण आपको जब भी पकड़ना है तो पकड़ने का बहुत आसान तरीका है। इसमें देखिए आप जानते हैं हाइड्रोजन होगा, अम्ल होगा, OH होगा, वो क्षार होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए ना तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है, ना तो OH है, इसलिए उदासीन लवण है, ठीक है। अम्लीय लवण उस लवण को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। क्षारीय लवण उसे कहेंगे जिसमें OH होगा, जैसे NaOH। आप जानते हैं जब ये है तो क्षार भी है ये, लेकिन कास्टिक सोडा में बताया था, कास्टिक सोडा के रूप में पढ़ेंगे तो क्या है, क्षारीय लवण है। लेकिन सवाल है कि क्या इसी से सारा प्रकार का सवाल बनेगा, तो नहीं। ये जो कंसेप्ट है अधूरा कंसेप्ट है। आपको सही सवाल बनाए तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए आपको पकड़ना है कि कौन सा लवण है, तो इसका एक आसान तरीका है। अगर ये चीजें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप स्किप करेंगे, ठीक है। समय कम है और ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब है इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस पर पूरा एफर्ट लगा देंगे। चीजें समझ में आ जाएगी, बेसिक ठीक होगा। तो देखिए अगर आपको पकड़ना है कि कौन सा लवण है तो कुछ नहीं करना है, Na देखना है, तो जो पहला पार्ट इसमें OH लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, NaOH। और जो दूसरा पार्ट है उसमें H लगा देना तो क्या बन जाएगा, HCl। यानी उदासीन लवण जब बनता होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अभिक्रिया करने से बना होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद है, मैं बता चुका हूँ, NaOH एकदम सबल भस्म है, बहुत मजबूत भस्म है, और HCl भी मजबूत भस्म है। तो देखिए दोनों का पावर सेम है। अगर मैं लिखूं ठीक से तो उदासीन लवण कैसे बनता है, प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल भस्म से। और जब इस दोनों से बनेगा तो सोचिए दोनों पावरफुल है, और दोनों पावरफुल है तो दोनों एक दूसरे के पावर को समाप्त कर देगा, पावर समाप्त कर देगा तो क्या बन गया, उदासीन लवण। अरे समझ में, ऐसे आपको पकड़ना है। अब बोलेगा अम्लीय लवण कैसे बनेगा, तो अम्लीय लवण पहचानने का आसान तरीका है। इसमें क्या कीजिए, OH लगा दीजिए, मैं बताया हूँ ठीक से, तो क्या हो जाएगा NH4OH, और प्लस इसमें क्या लगाना है, H लगा दें तो क्या बनेगा, HNO3। अब मैं बता चुका हूँ HNO3 दुर्बल रसवल बताया था पकड़ने का तरीका, जिसमें कार्बन लग जाएगा दुर्बल होगा, कार्बन नहीं लगेगा मजबूत होगा। HNO3 अपने आप में मजबूत है, तभी तो इसमें HCl लगा के सोना को भुला दिए। तो ये मजबूत अम्ल है, मजबूत को कहते हैं प्रबल अम्ल। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रबल अम्ल, मैं प्रबल लिख दूं, कोई डाउट। और यहाँ लिखूंगा, देखिए मैं बताऊं सोडियम और पोटेशियम रहे तो मजबूत होगा, सोडियम पोटेशियम नहीं रहे तो कमजोर होगा, दुर्बल भस्म होगा। तो ये तो भस्म है, और भस्म कैसा कमजोर है, दुर्बल भस्म। अब सोचिए ठीक से, भस्म में कमजोर है पर और अम्ल में क्या है, मजबूत है। तो जिसमें मजबूत होगा पावर तो ही देखेगा। तो अम्ल क्या है, यहाँ प्रबल अम्ल है, इसलिए इस प्रकार के लवण को अम्लीय लवण कहेंगे, क्योंकि अम्ल का पावर ज्यादा है, इसलिए अम्ल का पावर यहाँ रह गया। अरे समझ में कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण पहचानने का आसान तरीका है, इसमें OH लगा होगा। अगर OH नहीं लगा होगा तो ठीक से देख लीजिए क्या करना है। इसमें क्या करना है, पहला पार्ट में OH लगाना है और दूसरा पार्ट में हाइड्रोजन लगाना है। तो सोचिए ये क्या बन जाएगा, HCO3, H2CO3, और ये क्या बन जाएगा, NaOH। घबराना नहीं है, ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे की केमिस्ट्री थोड़ा सा बेसिक ठीक होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा, और अगर ठीक से आप देख रहे होंगे पीछे वाला क्लास मजबूत होगा तो ये चीजें आप डिफरेंट समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ हाई लेवल का पेपर तो सवाल बन जाते हैं ऐसे, और बीपीएससी भी हाई लेवल का करेगा तो एक आध सवाल ऐसे बन सकता है, हालांकि चांस बहुत कम है। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा, बहुत आसान तरीका, एक बार फिर से देखिए। अगर आपको घबराहट हो रही होगी तो उस बेचैनी को दूर करने का एक आसान तरीका है। मैंने कहा सिंपल है, आपको अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण पहचानना है। उसका एक आसान तरीका करना क्या है, जो पहला आप देख रहे हैं उसको लीजिए, उसमें OH लगा दीजिए, तो Na लीजिए, इसमें क्या लगा दीजिए, OH। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब सोचिए ये तो अम्ल है और ये तो भस्म है,
अब मैं बताऊं जिसमें Na पोटेशियम दिख जाए वो सबल भस्म होगा, मजबूत भस्म होगा, बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, मजबूत भस्म, सबल भस्म, ठीक है। और इधर देख लीजिए जिसमें कार्बन दिख जाए वो होगा दुर्बल अम्ल, ये भी बता चुका हूं। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, दुर्बल अम्ल टकराए और सबल भस्म टकराए तो ज्यादा पावर किसका है? सबल मतलब सबल, जिसके पास बल हो, ताकत हो, इसका पावर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है लवण में किसका गुण आएगा? भस्म वाला गुण, क्षारीय वाला गुण, इसलिए क्या हो गया, क्षारीय लवण हो गया। तो इस तरीका से आप पकड़ सकते हैं। K2CO3 को पकड़ना है, एक और पकड़ के दिखा देता हूं। आप लिख दीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि K2CO3 कैसा लवण होगा। तो कई बार लोगों को ये लगता है जिसमें हाइड्रोजन होगा अम्लीय होगा, जिसमें OH होगा क्षारीय होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा उदासीन होगा, लोग उदासीन में टिक मारते हैं, गलत हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, K में OH लगा दीजिए, पहला में OH लगा दीजिए और दूसरा में हाइड्रोजन लगा दीजिए, H2CO3। अब देख लीजिए कार्बन इसमें है तो दुर्बल भस्म हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। जो दुर्बल होगा उसको गैप कर दीजिए, बचा क्या, KOH, भस्म, इसलिए भस्म मतलब क्षार, क्षारीय लवण हो जाएगा। ये तरीका इसका पकड़ने का है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं आगे। अब कुछ लवण हमारे पास है, इस लवण का यूज पकड़ेंगे, इस लवण का फॉर्मूला देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए एकदम अभी तक जो पढ़े आपके दिमाग में घूम रहा होगा तो एकदम भूल जाना है, अभी फिलहाल कुछ समय के लिए भूल जाना, ज्यादा समय के लिए नहीं। और बिल्कुल नए टॉपिक को नए सिरे से, नई एनर्जी से शुरू करते हैं। आपके सामने है, अब यहाँ से फिर हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और यहाँ से हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक देखिए, अब कुछ प्रमुख लवण में हमारे पास पहला टॉपिक है साधारण नमक। अब साधारण नमक का परीक्षा में पूछा जाएगा, सूत्र बताइए क्या है। इसका सूत्र है NaCl, ठीक है। इसे कहते हैं साल्ट। और NaCl आप याद रखेंगे, एक करते क्या है, इसका कुछ एक दो उपयोग याद रखना। उपयोग क्या याद रखना है, जैसे आपको बता दूं, इसका जब नाम साल्ट रखा गया था इसलिए रखा गया था क्योंकि सेल मतलब होता है चट्टान, रॉक्स, और रॉक्स इसे प्राप्त किया जाता है। हालांकि इसका कलर जो है, कलर बहुत खराब होता है, भूरा कलर होता है। उसको मतलब व्हाइट करने के लिए इसमें कई प्रकार के चारकोल मिलाए जाते हैं, अस्थि चारकोल भी मिलाए जाते हैं, इसलिए धार्मिक रूप से हम नमक का उपयोग नहीं करते हैं, हड्डी चारकोल, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अब कई प्रकार के ऐसे चारकोल आ गए हैं, अलग प्रकार के चारकोल, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले अस्थि चारकोल का उपयोग किया जाता था। जो आप NaCl देख रहे हैं तो इसका सॉल्ट है। अब सॉल्ट कैसे में फुल फॉर्म देखेंगे तो नई चीज समझ में आएगी। ए से मतलब होता है स्नो, और स्नो मतलब होता है बर्फ, एट लो टेम्परेचर। अब देख लीजिए, अगर किसी बर्फ को बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाना है तो हम नमक का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप जब आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो आइसक्रीम में आपको नमक का स्वाद आता होगा, क्यों? क्योंकि वास्तव में देखिए, आइसक्रीम जो वास्तव में कुल्फी की बात करूँ, कुल्फी, तो कुल्फी अगर यहाँ रखे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, अब 20-25 डिग्री से कुल्फी गल जाएगा। अब उसके अंदर जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर भी टेम्परेचर हाई है, तो कुल्फी तो मेल्ट कर जाएगा, वो कुल्फी बना ही नहीं पाएगा। वो क्या करता है, नमक मिला देता है। नमक मिलाने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि बर्फ जमता है 0 डिग्री सी पर, ठीक है। उसका गलनांक भी 0 डिग्री सी है। हिमांक और गलनांक आमतौर पर एक समान ताप पर होती है। जैसे आप उसमें नमक मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर चल जाता है माइनस में, और जैसे ही माइनस में जाएगा तो अंदर का पूरा जो बॉक्स है उसके अंदर का सारा पूरा कंप्लीट टेम्परेचर चल गया माइनस में, तो पूरा कुल्फी एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद के तौर पर रहता है। तो याद रखना है कि बर्फ के गलनांक को कम करने के लिए जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं, बर्फ में क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। याद रखना है, स्नो एट लो टेम्परेचर, स्नो एट लो टेम्परेचर। तो याद रखना ये चीजें, क्या करता है, गलनांक को कम कर देता है, और जिससे कुल्फी जमी हुई रहती है। और जब उसे बाहर निकालेंगे तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर कुल्फी पिघलने लगती है। तो एक चीज आपको याद रखना है, तो क्या करना है, कुल्फी वाले इस बात को याद रखना है, कुल्फी वाले नमक इसलिए मिलाते हैं। जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे, यूरोपीय कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ जो पहाड़ आप देख रहे होंगे, पहाड़, तो पहाड़ की जो रोड है, सड़क है, उस सड़क के आसपास बर्फ जम जाती है, जिससे आदमी को ट्रेवल में दिक्कत होता है। तो वहाँ क्या किया जाता है, फिर ये जो मतलब स्नो है, बर्फ है, इस बर्फ पर, आइस है, इस पर नमक छिड़क दिया जाता है। नमक छिड़कने से क्या होगा जानते हैं, कि नमक जब छिड़केंगे तो याद रखना है कि गलनांक को क्या करेगा, कम करेगा ये, ठीक है। अब सोचिए ठीक से, नमक जैसे ही छिड़केंगे तो छिड़कने के बाद जो वहां का जितना भी वातावरण है पूरा पर्वत, ठीक है, कुल मिला कैसे याद रखिए कि नमक गलनांक को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ जो भी चीजें थी, बर्फ थी, वो बर्फ धीरे धीरे क्या होगी, गल जाएगी। क्योंकि देखिए, बॉक्स अगर अंदर है तो पूरा का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, बराबर कर दिया, लेकिन बाहर तो पूरा खुला हुआ है। तो जैसे नमक डालेंगे तो उसका हिमांक का अवनमन कर देता है, बर्फ को तेजी से पिघला देता है। जैसे बर्फ तेजी से पिघलेगा तो सारा बर्फ साइड हो जाएगा, और बर्फ साइड हो जाएगा, पूरा रास्ता फ्रेश। तो याद रखना है, साधारण नमक हम किसका यूज करते हैं, मतलब साधारण नमक का यूज कहाँ कहाँ करते, क्लियर हो गया। इसके अलावा भोजन को अगर परिरक्षक रखना हो, जैसे प्रिजर्व रखना हो अच्छे से लंबे टाइम तक, तो वहां नमक का प्रयोग करते हैं, इसलिए अचार वगैरह में नमक मिला देते हैं। इस पर अगर पूछे कि नमक मिलाने से जीवाणु कीटाणु मर जाते हैं कैसे, तो सोच लीजिए, जो भी जीवाणु कीटाणु है उसके अंदर एक प्रकार की जीव द्रव भरी हुई है। जैसे ही नमक इस पर डालेंगे तो नमक डालने के बाद क्या होगा, इसका नमक के पास एक पावर है पानी खींच लेने की, तो इसके अंदर जितने भी जीव द्रव है, पानी है, वो पानी को खींच लेगा, तो जीवाणु कीटाणु क्या करेंगे, मर जाएंगे। इसलिए कीटाणुनाशक में नमक का प्रयोग करते हैं। पूरा बात कंप्लीट।
इस बात को याद रखना है। बर्फ को गलाने में, बर्फ को जमाने में, चूंकि बर्फ का गलनांक और जमनांक सेम होता है, तो खुले में अगर नमक डाल देंगे तो बर्फ पिघल जाएगी, अगर बंद है उसमें बर्फ डालेंगे तो बर्फ जम जाएगी। इस बात को याद रखना है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में और कुल्फी में नमक का प्रयोग किया जाता है। इतना बात कंप्लीट। अब आगे देखिए, साधारण नमक हो गया। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसे? खाने का सोडा। ठीक है, इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का सूत्र है। देखिए, जहां सोडा लगा रहेगा इसका मतलब सोडियम का यौगिक है, तो सबसे पहले आप सोडियम लगा दीजिए। ठीक है, और इसका सूत्र होता है HCO3। साथ में सोडियम के साथ क्या है? HCO3। इसको कहते हैं सोडियम, और HCO3 को कहा जाता है बाइकार्बोनेट, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं लिखता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो आप सोडियम बाइकार्बोनेट देख रहे हैं, ये वास्तव में बेकिंग सोडा, इसी को खाने का सोडा कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जो आप बेकिंग सोडा देख रहे हैं, अब इसका यूज क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है यूज। तो देखिए, इसको मैं यूज बहुत अच्छे से लिखता हूं, बेकिंग। ठीक है, अब बेकिंग लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, वहां से यूज पता चल जाएगा। कैसे? एक तरफ कर दीजिए बे और दूसरी तरफ कर दीजिए किंग, और किंग मतलब होता है बादशाह। याद रहेगा? बे मतलब याद रखना है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा दूसरा चीज है और बेकिंग पाउडर दूसरा चीज है। अब बेकिंग पाउडर क्या है? आप दुकान से कई बार लाते होंगे खाबर सोडा, खाने का सोडा लाते होंगे प्रॉपर, वो वास्तव में बेकिंग पाउडर है। ठीक है, वास्तव में सोडा ही है, लेकिन आप दुकान से बेकिंग पाउडर लाते होंगे कई बार, बेकिंग पाउडर। वो बेकिंग पाउडर क्या है? तो जो ये बेकिंग सोडा है NaCO3। ठीक है, और इसमें जैसे इमली में जो अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इसमें जैसे आप टार्टरिक अम्ल मिला देंगे तो इसी को कहा जाता है बेकिंग पाउडर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो बेकिंग सोडा सिर्फ NaCO3 हो गया, और बेकिंग पाउडर NaCO3 में हम टार्टरिक अम्ल मिला दिए, इमली के रस को मिला दिए, इमली के अंदर पाए जाने वाले एसिड को मिला दिए, रस को नहीं, एसिड को मिला दिए, तब उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। और यही बेकिंग पाउडर आप खास्ता वगैरह बनाने में, जल्दी पकाने में, किसी चीज को हल्का फुलाने में, इसी चीज का प्रयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, होता क्या, बेकिंग पाउडर कैसे किसी चीज को फुला देता है। आप देखते हैं जैसे रोटी है, पूरी है, तो पूरी कम फूल है, भटूरा वगैरह को देखते होंगे, भटूरा मतलब बहुत ज्यादा फूल जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा उसकी तारीफ कर दिया है, फूल जाता है पूरा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जब हम NaCO3 या टार्टरिक अम्ल को मिलाकर उसमें रखते हैं, तो NaCO3 वास्तव में देख लीजिए एक सॉल्ट है एक प्रकार का। ठीक है, हालांकि ये बेस होता है, और ये सॉल्ट इसमें जैसे टार्टरिक एसिड मिलाएंगे तो रिएक्शन करके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? याद रखना, जब दोनों अभिक्रिया करती है, जब भी एक प्रकार के NaCO3 अंदर से बेसिक नेचर का है, ठीक है, वो बेसिक नेचर में बता दूं, मतलब लवण है, लवण 3 प्रकार के, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो किस प्रकार का हुआ? तो क्षारीय लवण है। मैं तरीका बताऊं जांचने का, आप वहां से जांच सकते हैं। तो ये क्षारीय लवण है, और क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। लेकिन मैं बताऊं जो कार्बोनेट होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये भी बताऊं मैं पीछे। कार्बन डाइऑक्साइड निकलते तो ही कार्बन डाइऑक्साइड भटूरों को क्या करती है? फुला देती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद और एक सवाल यहाँ से है कि बादशाह का मतलब क्या हुआ? तो बात से याद रखने, बारूद बनाने में। ओ माय गॉड, बेकिंग सोडा का प्रयोग में हम बारूद बनाने में कर सकते हैं। दवा बनाने में, दवा कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए, कई बार आपको अपच हो जाता होगा, तो अपच क्यों हुआ? HCl अम्ल के कारण, अम्ल के कारण। और हम जानते हैं HCO3 क्या है? एक प्रकार का बेस है ना, बेसिक नेचर का है। जैसे इसे पानी में घोल के पिएंगे तो ये क्षार है, अंदर अम्ल है, अम्ल प्लस क्षार बराबर उदासीन, मजा आ जाएगा। कंप्लीट है, ऐसे याद रखना है। चलिए अब देखिए, स से याद रखना है शराब बनाने में, बुरी चीज है। चलिए, ह से हल्का और फुलाने में। ठीक है, किसी चीज में मिला दीजिएगा तो हल्का भी हो जाएगा, फूल जाएगा। आप जानते हैं आयतन बढ़ने पर चीजें की घनत्व कम जाती है, ये सब चीजें आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक याद रखें, इसमें आकार से छोटी, उसका नाम है अग्निशामक के रूप में। आप ध्यान दीजिए चीज, अग्निशामक के रूप में। ज्यादा डिटेल में मैं लॉन्ग जब क्लास पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, यहाँ समय की बद्धता होती है इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। अग्निशामक में कैसे? तो देखिए, आप देखेंगे कई बार पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो एक अग्निशामक छोटा सा मतलब होता है, सिलेंडर जैसा है, अग्निशामक सिलेंडर पड़ा रहता है। उसमें वास्तव क्या होता है कि बेकिंग सोडा भरा रहता है, और उसके अंदर एक H2SO4 भी भरी रहती है। हालांकि H2SO4 भरा रहता है कांच में, जैसे मान लीजिए ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर एक कांच की एक बोतल लगी होती है, उसमें भरा होता है H2SO4, और उसके अंदर बेकिंग सोडा है पूरा NaCO3। अब देखिए, ए है अम्ल है। अब वही सेम चीज है, मतलब NaCO3 टार्टरिक अम्ल, अम्ल है और क्षार है। अम्ल है, देखिए एक प्रकार का क्षार है, अम्ल है। अब दोनों जैसे ही अभिक्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए कि आग लगी और जैसे आप उसका बटन दबाते हैं, पुश करते हैं,
पुश करते हैं या फिर उल्टा करके, पहले जो होता था उल्टा करके बजाया जाता था, पटका जाता था। तो जैसे आप यहाँ से पटकेंगे तो आप देखिए, मैं बता चुका हूँ, जिसमें बाइकार्बोनेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। तो क्या निकालेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ये आग को बुझा देगा। आग को बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दुनिया की सबसे गर्म गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप जानते हैं लोहा लोहे को काटते हैं, उसी प्रकार से गर्मी गर्मी को काटता है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण जहां से आग लग रही है, ऑक्सीजन को वहां बैठ के ऑक्सीजन से संपर्क आग को तोड़ देती है, जिससे आग बुझ जाती है। तो अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का। बताइए कंप्लीट। अब आगे आ जाता है धोने का सोडा। एक बार देखिए ठीक से, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थका हूं, ज्यादा नहीं, तो मुझे लगता है आप भी नहीं थके होंगे। अब है धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 आ रहा है समझ में। धोने का सोडा, इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा, लेकिन ये ज्यादा सही फॉर्मूला नहीं है। वॉशिंग सोडा, इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। देख लीजिए ठीक से, हो गया 10H2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इसका। अब इसमें हम क्या करेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2 जो दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए नाम से पता चला धोने का सोडा, तो पहला तो धोने में यूज करेंगे। दूसरा का से याद रखना है, मतलब कांच बनाने में। क से और याद रखना है, कागज बनाने में। और का से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स बना के लिखना है आपको, कि जल की जो कठोरता है, वो कठोरता कोई भी हो सकता है, अस्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता, कैसा भी कठोरता है, उसको दूर करने में हम Na2CO3 इंटू 10H2 का यूज करते हैं। याद रहेगा, धोने में, क से कागज कांच और कठोरता दूर करने में, और सोडा से याद रखना है सोप बनाने में, मतलब साबुन बनाने में। क्योंकि इसे धो रहे हैं तो जाहिर सी बात है साबुन भी बनेगी। कंप्लीट। अब अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, और इसका भी उपयोग, प्रॉपर कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं किस चीज में, वही साबुन बनाने में। मतलब जो जो यूज हम बेकिंग सोडा, धोने का सोडा का कर सकते हैं, वही यूज हम कास्टिक सोडा का कर सकते हैं। याद रहेगा। बोरेक्स, बोरेक्स का सूत्र होता है, याद कर लीजिए आप, Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7, नाबो 247, ऐसे करके याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए ना वो 247 ऐसे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसमें H2O भी लगता है, लेकिन कितना H2O कंफ्यूजन कई बार हो जाता है एग्जाम में। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। याद कैसे रखेंगे, देखिए बोरेक्स, एक्स रोमन में क्या होता है 10, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे 10H2O। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए कंप्लीट है, यूज आप भले भूल जाए, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए बताइए, आगे देख लीजिए। अब आगे है कली चूना, बखरा चूना, विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए तो चलिए कली चूना, अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे आगे अभी। चलिए अब हम लोग कली चूना देखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, कली चूना को क्विक लाइम भी कहते हैं। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम क्या है, तो याद रखना इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वास्तव में जितना भी चूना आप देखेंगे, चूना कैल्शियम का ही यौगिक है। ठीक है, इसलिए कई बार जो आयुर्वेद शास्त्र उसमें बताया जाता है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो चूना खाना चाहिए। हालांकि उसका बहुत लिमिट है कि गेहूं इतना, मतलब गेहूं से भी उसका 10 हिस्सा चूना खाना चाहिए। और कई बार इसका एक आयुर्वेद में नियम रूल है। तो याद, मैं ये कह रहा हूँ कि कैल्शियम की कमी को चूना दूर करता है, क्योंकि चूना कैल्शियम का यौगिक है। ठीक है, अब ये नहीं कि खैनी चूना जो खा रहे हैं वास्तव में उनके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ से याद रखना है। तो कली चूना का जब भी सूत्र पूछे तो उसका सूत्र क्या होगा, CaO। अब एग्जाम में कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि दो प्रकार का चूना है, CaO और दूसरा है CaOH2। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा चूना का सूत्र बताइए, बिना बुझा चूना का सूत्र बताइए। बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ एकदम तुरंत। देखिए, बुझाने के लिए क्या चाहिए, जल, और जल में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत जरूरी है। अब सोच लीजिए, इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन है मतलब बिना बुझा होगा, इसलिए इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, इसलिए इसे कहते हैं जला हुआ चूना, क्योंकि जल चुका है ये। ठीक है, ये तुरंत जला, इसलिए इसे क्विक लाइम कहते हैं। वैसा चूना जो जला हुआ है, तुरंत जला है, कली चूना इसी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जल के काली हो चुका है। अब यहाँ देखिए भखरा चूना। ठीक है, इसको बुझाया गया है पानी से,
पानी देखिए CaO है, जब इसमें पानी मिला देंगे तो बन जाता है CaOH2। ठीक है, ये जो चूना है प्रॉपर चूना, इसमें क्या मिला देंगे हम, पानी। तो पानी मिलाने के बाद क्या बन गया है, भखरा चूना बन गया। कली चूना में जब पानी मिला देते तो भखरा चूना बन जाता है CaOH2। और ये जो चूना आप देख रहे हैं इसी का प्रयोग होता है दीवार के सफेदीकरण में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवार के सफेदीकरण में या दीवार की पोताई में हम किस चूना का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है इस चूना का, CaOH2 का। खाने के लिए भी, खैनी के साथ खाने के लिए हम इसी चूना का प्रयोग करते हैं। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं। अब ई चूना का जब प्रयोग हम सफेदीकरण में कर देंगे तो सफेदीकरण में करने के बाद हम मान लीजिए दीवार है, दीवार पर हम चूना लगा देंगे। अब आप जानते हैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी चूना से कर लेती अभिक्रिया, और इस चूना से अभिक्रिया करने के बाद सोच लीजिए CaOH2 है, और जैसे ही अभिक्रिया करते तो अभिक्रिया करने के बाद बना देते CaCO3। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब समझिए दो प्रकार से अभिक्रिया, एक तो दीवार को हम पेंट कर दें, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लगा तो पूरा संगमरमर जैसा चमकने लगता है, इसलिए CaCO3 का फॉर्मूला मतलब CaCO3 और संगमरमर का सूत्र है। इसको संगमरमर भी कह सकते हैं, इसे चौक भी कहते हैं, इसे खड़िया भी कहते हैं, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कई बार लाइम स्टोन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कोई भी नाम दे सकता है। लेकिन एक बार सवाल एग्जाम में आ गया कि जो कौन ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में चूना का कौन सा यौगिक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उसका जो विलयन है दुधिया हो जाता है। तो यही याद रखना है कि चूना का यौगिक जो CaOH2 है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो देखिए ना सूख के पूरा संगमरमर जैसा बन गया। तो सोचिए लिक्विड फॉर्म में वो कितना दुधिया रहा होगा। तो यही कंपाउंड है, क्या है, दुधिया। याद रहेगा, पूरा कंप्लीट है। अब विरंजक चूर्ण, कुछ नहीं करना है, जो आप भखरा चूना ले लीजिए CaOH2, और इसमें आप जैसे ही क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दीजिएगा तो बन जाता है विरंजक चूर्ण। लेकिन भखरा चूना और क्लोरीन का अभिक्रिया कराने से विरंजक चूर्ण बनता है, अच्छी बात है। लेकिन फॉर्मूला आप जब भी याद करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कली चूना लेना पड़ेगा। तो कली चूना का सूत्र है CaO, और उसमें आप प्लस माइनस हटाइए और उसमें आप सटा दीजिए Cl2। तो बोलिए मेरे साथ, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर। अब सवाल है विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ है। देखिए नाम से ही लग रहा है बीज से विरंजन कर रहे हैं, मतलब रंग उड़ाने में। अगर किसी चीज का रंग उड़ाना हो तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ज से याद रखना है, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। और आप जानते हैं विरंजक चूर्ण का यूज कीटाणुनाशक में भी होता है, कीटाणुनाशक में। नाम से आप यूज पकड़ सकते हैं, कीटाणुनाशक में। अच्छा, चूर्ण से याद रखना है चूना बनाने में। सोच लीजिए जब चूना में क्लोरीन मिलाएंगे तो जब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा तो क्लोरीन हटा देंगे तो चूना ही बन जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर याद रखेंगे तो सोचिए जल के शुद्धिकरण में हम क्लोरीन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में आप जाते होंगे तो जल पूरा गंदा हो जाता है, अब उसको साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस डाल दिया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रवाह कर दिया जाता है। अब सोचिए क्लोरीन गैस से जल तो साफ हो गया, लेकिन अगर आप उसमें स्विम करेंगे तो स्विम करने के बाद आपकी जो स्किन है उस पर लाल लाल दाना फफूला वगैरह पड़ जाएगा, घाव हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन बहुत इफेक्टिव गैस है। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी स्विमिंग पूल में कोई गोताखोर निकला स्विमिंग पूल से तैर कर उसके शरीर में फफूले पड़ जाए तो बताइए कौन सी गैस रही होगी, तो क्लोरीन गैस। कंप्लीट है, ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट। ये पूरा पार्ट कंप्लीट आप याद रखेंगे। संक्रमण का सूत्र क्या है, CaCO3। चूना के 1 बिलियन में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है और बिलियन दुधिया हो जाते हैं। बताइए वह यौगिक कौन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया है, तो यौगिक है CaOH2, और बना हुआ यौगिक कौन है, CaCO3। कंप्लीट, देख लीजिए। अब अगला पार्ट, अब है जिप्सम। यहां से सवाल बनने की बहुत ज्यादा चांस है। जिप्सम का सूत्र देखिए, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2। अब ध्यान दीजिए, कई बार होता है कंफ्यूजन, में बता देता हूँ, कंफ्यूजन में दूर करता हूँ। देखिए जिप्सम और प्लास्टोपेरिस सेम ही कंपाउंड के यौगिक है, इसमें भी है CaSO4, इसमें भी है CaSO4। अब अंतर क्या है, देखिए जिप्सम को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे जिप्सम। देखिए Z2 जैसा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें आप याद रखेंगे 2H2O। अब इसमें 2H2O, अब इसी में से 1.5H2O घटा देंगे। जैसे जिप्सम है, जिप्सम को अगर आप गर्म कर देते हैं, और कितना गर्म करना है तो याद रखना है 373 केल्विन पे गर्म करना है। 373 केल्विन का मतलब डिग्री सी में कितना हुआ, तो देखिए जितना केल्विन रहेगा उसमें से 273 घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही डिग्री सी होगा। तो 373 में से 273 घटा दीजिएगा, बचा कितना, 100 डिग्री सी। इसका मतलब 100 डिग्री सी पे गर्म करते हैं।
तो 100 डिग्री से पे गर्म करेंगे तो उस इतना पे इसलिए गर्म किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं टेम्परेचर रखेंगे, इतना पर इसलिए गर्म किया जाता है ताकि इसका डेढ़ पानी मतलब H2O का डेढ़ मोलेकुलर उड़ सके। तो बताइए 2 में से डेढ़ घटेगा तो कितना बचेगा, हाफ। तो जो बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O जो बचा इसी को कहते हैं POP। यही बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन इसको कई बार क्या करते हैं एग्जाम में बदमाशी करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इस फॉर्मूला को समझने का कोशिश कीजिए। इस फॉर्मूला को समझने का क्या मतलब है, CaSO4 जितना रहेगा इंटू हाफ H2O, मतलब ये अगर 1 है तो पानी कितना, आधा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ 2 कर दिया जाए, 2 तो पानी कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1। तो एक बार बीपीसी में ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, बच्चे नहीं समझ पाए। जो मैथ के बच्चे होंगे समझ गए होंगे। मैथ के बच्चे जानते हैं कि मतलब प्रोपर अगर समझिए क्या है, 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक ही बात है, गलत नहीं है। क्यों, यहाँ देखिए मैथ के बच्चे क्या करेंगे, कर लेंगे बराबर करके नीचे वाला को इधर से गुना करते हो। तो देखिए यहाँ जब गुना होगा तो हो जाएगा 2CaSO4 और यहाँ 1H2, वही बात है। अरे समझ में, ये बात याद रखना है। अब एग्जाम पूछ दिया जाता है नीला तोता, सफेद तोता, हरा तोता, लाल तोता का सूत्र। लाल तोता अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग तैयार रहेंगे। इसको मतलब याद करने का एक तरीका है, तरीका क्या मैं भी बताता हूँ। एक आपको याद रखना, भी मुकेश अंबानी के घर में शादी हुई थी जिसका भी, तो वहाँ क्या हुआ था, नीता अंबानी जो थी, नीता अंबानी वो बहुत अच्छे एकदम सज धज के आई थी। तो नीता हाल में सजी थी, ये लाइन आपको याद रखना है, इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए जहां भी थोथा आए, थोथा, थोथा को ही कहा जाता है काशिश। थोथा को क्या कहते हैं, थोथा को काशिश कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है विट्रियोल। और थोथा का मतलब होता है SO4। और SO4 मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, H2SO4 में, इसीलिए H2SO4 को थोथा का तेल कहते हैं। थोथा का तेल किसे कहते हैं, H2SO4 को। अरे समझ में, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब सोचिए थोथा 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 सब में है, तो जाहिर सी बात है SO4 तो सब में लगा होगा। SO4 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 SO4, थोथा का मतलब SO4। अब बताइए, अब सवाल है, थोथा का ही है नीला थोथा। तो देखिए नी से नीला, ता से तांबा, नीता हाल में सजी थी। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए नीता हॉल में सजी थी जैसे, तो नी से नीला और ता से तांबा, हा से हरा रंग का बात है, और ल से लोहा। ठीक है, तो ह से क्या होगा, हरा, और ल से लोहा। मतलब याद रखना नीला थोथा में क्या यूज होगा, तांबा। तो नीला थोथा देखा तो वहां तांबा लगा दीजिए, CaSO4 इसका फॉर्मूला। हरा थोथा में लोहा लगा दीजिए, तो हरा थोथा यहाँ, यहाँ लोहा लगा दीजिए, FeSO4 इसका हो गया फॉर्मूला। सजी थी, स से सफेद, जी से जिंक, सजी थी, तो स से सफेद थोथा में जिंक लगा दीजिए, सफेद थोथा में क्या लगेगा, जिंक, हो गया। अब लाल थोथा जब भी पूछे तो लाल में अपना में से कोबाल्ट लगा देना, Cu। सबका थोथा के निकल गया सूत्र, नहीं अभी तक पूरा नहीं निकला है। अब देखिए इसमें पानी का मोलिक्यूल भी होता है, तो ध्यान देना है, जो भी कॉपर को छोड़ दीजिए और बाकी में लगा दीजिए 7H2O 7H2O 7H2O, और बस कॉपर में लगा दीजिए 5H2O। इसी कॉपर सल्फेट को तुतिया भी कहा जाता है, तुतिया। ठीक है, एग्जाम में नीला थोथा आ सकता है, नीला काशिश कह सकता है, ब्लू विट्रोल। सफेद थोथा सफेद काशिश, हरा थोथा हरा काशिश, ग्रीन विट्रोल। रेड थोथा मतलब रेड विट्रोल, लाल थोथा लाल काशिश, कुछ ही पूछ सकता है। एक पूछा जा चुका है, एक पूछा जा चुका है, कोई बाकी पूछ सकता है। बताइए कंप्लीट, सारा फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए। और थोथा का यूज कहाँ होता है, थोथा का यूज होता है जीवाणु नाशक में, कवक को मारना है, बैक्टीरिया को मारना है। कभी मुंह में छाला हो गया तो उसका जो दवा बनता है थोथा का बनता है। इतना हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब देखिए कुछ कंपाउंड हमारे अब भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये सब कंपाउंड बचे हुए हैं। अब इस कंपाउंड को हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। जैसे सूचक, सूचक क्या है तो याद रखना है, सूचक को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर देखते हैं बाइक वगैरह में इंडिकेटर लगा होता है, इंडिकेट हम करते हैं कि हम लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं, संभल के रहो। उसी प्रकार से जैसे हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार विषैले भी हो सकते हैं, उसको हम चख कर नहीं बता सकते कि अम्लीय क्षारीय, चखेंगे तो फिर हमको मतलब हम लोग आर पार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या बना है, सूचक बना है। तो सूचक इंडिकेटर है। तो उसके लिए कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे बने हैं, कुछ फूल के रंगीन मतलब फूल के रंगीन पखुड़िया है, उससे भी हम पता करते हैं वो कलर
बदल के बता देती है कि अम्ल है कि क्षार है विशेष, जैसे अम्ल में विशेष कलर बताती है, क्षार में विशेष कलर बताती है। जैसे आपको नाम याद रखना है, सवाल बनने के चांस, इसलिए मैं यहाँ नोट करवाया हूँ। आपको याद रखना हाइड्रोजेनिया, ये होम्योपैथिक दवा भी है। उसके बाद जैसे अस्थि मतलब किडनी वगैरह में अगर स्टोन हो गया तो उसके लिए हाइड्रोजेनिया एक दवा आती है होम्योपैथिक में। उसी प्रकार पेटूनिया आपको याद रखना है, उसका जिरेनियम याद रखना है। ये 3 प्रकार की है। वास्तव में एक प्लांट है, मतलब फ्लावर के प्लांट है, और वहां से इसका यूज होता है। तो ये भी अपना रंग बदल के बता सकते हैं कि हाँ कौन पदार्थ समझे कौन क्षारीय है। ये 3 सूचक आप याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो सूचक है, सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक उसे कहते हैं जो प्राकृतिक में मौजूद है। प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक में मौजूद कौन कौन से थे? देखिए हाइड्रोजनियम मैंने बताया, पेटूनिया बताया, जिरेनियम बताया। इसके अलावा भी कई हैं जो अभी हम लेकर आएंगे, लेकिन कुछ प्राकृतिक सूचक को 2 भाग में बांटा गया। एक है गंधीय सूचक, ठीक है, और दूसरा है जिसे कहते हैं रंगीन सूचक। रंगीन सूचक, गंधीय सूचक कहते हैं ऐसा सूचक जो अपना गंध बदल कर बताते कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय, कौन लवणीय है। उसमें आता है प्याज, प्याज आता है। उसमें आ जाता है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। उसमें आ जाता है वेनिला। ये 3 है, ठीक है। वेनिला आइसक्रीम खाए होंगे आप, उसमें। तो याद रखना है प्याज, लौंग और वेनिला ये कैसे बताता है कौन अम्लीय कौन क्षारीय। देखिए अगर प्याज का टुकड़ा काट लीजिए आप, अगर उसे आप एसिड में डालें, ठीक है, किसी पदार्थ में डालें, डालने के बाद निकालिए, अगर स्मेल रह गया तो क्षार होगा, स्मेल गायब हो गया तो एसिड होगा। सेम लौंग में वही प्रोसेस है, सेम वेनिला में वही प्रोसेस है। तो बताइए रंग बदल कर बता दिया कि नहीं कौन अम्लीय कौन क्षारीय है, बता दिया। इसलिए इस प्रकार के सूचक को गंधीय सूचक कहा जाता है। ये प्राकृतिक सूचक है। रंगीन सूचक उसे कहते हैं ऐसा सूचक जो रंग बदल के बता दे कि कौन रंग, मतलब जैसे रंग बदल के अम्ल में विशेष प्रकार का रंग देता है और क्षार में विशेष प्रकार का रंग देता है, इसलिए इसे रंगीन सूचक कहते हैं। अब इसमें से कुछ बनाए भी गए इसलिए इसको कृत्रिम सूचक कहते हैं, और कुछ पहले से प्राकृतिक है। अब वो सब जो सूचक आपके सामने यह मौजूद है, देख लीजिए। एकदम यहाँ एकदम एनर्जी लगाना है, एकदम शांत हो जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस इसमें सारा मैं लिखा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक से देख लीजिए, सूचक लिटमस है, वो क्षार में कैसे व्यवहार करता है, अम्ल में कैसे व्यवहार करता है। मिथाइल ऑरेंज क्षार और अम्ल में कैसे व्यवहार करता है। फिनोल्फथैलीन अम्ल और क्षार में कैसे व्यवहार करता है। इसके लिए, इसको बनाने के लिए एक तरीका है, आप याद करेंगे भूल जाएंगे। इसका एक ट्रिक है, आपको याद रखना, ये वाला मेरे साथ दोहराइए। लिट्टी नीला मिथाइल पीला, मेरे साथ दोहराइए। लिट्टी नीला मिथाइल पीला, आराम से याद हो जाएगा। लिट्टी नीला मिथाइल पीला, याद हो गया। सोचिए, लिट्टी नीला मिथाइल पीला, फिनोल गुरु गोभी का हलवा शुरू, याद रहेगा। बोलिए मेरे साथ एक बार, लिट्टी नीला मिथाइल पीला, फिनोल गुरु गोभी का हलवा शुरू, ठीक है। चलिए लिट्टी नीला, इतना तो याद हो गया आराम से, लिट्टी नीला। चलिए अब देखिए लिटमस है, कुछ नहीं करना, यहां लिख देना नीला, नीला, याद हो गया। मिथाइल पीला लिख दीजिए, मिथाइल पीला, खत्म। फिनोल गुरु यहां लिख दीजिए गु, और यहां लिख दीजिए रू। ओ माय गॉड, अच्छा फिनोल गुरु इसके सामने सामने लिख देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे ओ माय गॉड। देखिए फिनोल गुरु, गुरु। अब देखिए हल्दी को छोड़ दीजिए अभी, उसके बाद मतलब मैंने क्या कहा, लिट्टी नीला मिथाइल पीला, फिनोल गुरु गोभी का हलवा शुरू। तो देखिए इसमें लिख दीजिए हलवा, इसमें ह, इसमें ल, और व को जाने दीजिए हवा में। बस एक कविता आप 1-2 बार दोहरा लीजिएगा, लिट्टी नीला मिथाइल पीला, मिथाइल गुरु गोभी का हलवा शुरू। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिटमस क्षार में कैसा व्यवहार करता है, तो याद रखना है नीला, नी से नीला। और लिटमस अम्ल में कैसे व्यवहार करता है, लाल। कंप्लीट हो गया। फिर सवाल अगर आपसे पूछे कि मिथाइल ऑरेंज क्षार में कैसे व्यवहार करते हैं, स्पीड में आपको जल्दी से लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, हल्दी, और ये भी स्पीड में नहीं लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अब देखिए क्वेश्चन पूछे कि फिनोल्फथैलीन क्षार में कैसे व्यवहार करते हैं, पहला है क्षार और दूसरा है अम्ल। फिनोल्फथैलीन क्षार में कैसे व्यवहार करते हैं, याद रखना है फिनोल गुरु। तो देखिए क्षार में गु आएगा और अम्ल में रू आएगा, तो याद रखना है, जैसे फिनोल्फथैलीन पूछे तो गु से याद रखना है गुलाबी, और रू से याद रखना है रंगहीन, कलरलेस। हो गया। उसके बाद कुछ मिथाइल ऑरेंज कैसे व्यवहार करता है, तो याद रखना है क्षार में पीला और अम्ल में लाल। उसके बाद हल्दी कैसे व्यवहार करते हैं बात करेंगे इस पर। गोभी कैसा, तो गोभी का हलवा, ह से याद रखना है हरा, बिल्कुल अलग है, और ला से याद रखना है लाल, खत्म। हल्दी कैसे व्यवहार करते हैं, हल्दी बड़ा आसान है। हल्दी अम्ल में ज्यों का त्यों रहता है और क्षार में लाल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हल्दी क्षार है तो क्या हो जाएगा, लाल, और अम्ल में ज्यों का त्यों मतलब पीला। अब हैप्पी मतलब लापी करके ट्रिक नहीं बना लीजिएगा, हल्दी का याद रखिए।
तो पूरा हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब इसमें देख लीजिए, आप जानते हैं लिटमस, लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस हल्दी प्राकृतिक पदार्थ है और लाल बंदा गोभी प्राकृतिक पदार्थ है। इसमें फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज है, एक कृत्रिम है, इसे बनाया गया है। और फिनोल्फथैलीन भूलना नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कई बार जो करप्ट अधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उन्हें फिनोल्फथैलीन से ही पकड़ा जाता है। होता क्या है देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपको नोट दिया गया, आप जैसे मान लीजिए बहुत बड़े अधिकारी बन गए, ठीक है, भगवान ना करे लेकिन आप भ्रष्ट निकल गए, जो भी बच्चे भ्रष्ट निकल गए, भ्रष्ट इसी में से अधिकारी कोई ना कोई होता है। अब मान लीजिए कोई भ्रष्ट निकल गया, उसको पैसे का लग गया लत, अब पैसे उसको मिल गया, उसको पैसे को काउंट कर रहा है, और काउंट करे तो सोचिए हमारे बॉडी से, बीपीएससी में सवाल पूछा था, हमारे बॉडी से पसीना निकलते हैं, उसमें कई प्रकार के खनिज लवण निकलते हैं। अब कई प्रकार के खनिज लवण निकल रहे हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह वगैरह, उसमें बाइकार्बोनेट भी होंगे, कार्बोनेट भी होंगे। अब मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं, ऐसे कई प्रकार के लवण मौजूद हैं। अब नोट में मैंने जब नोट पर मैंने गड्डी गिना, जब नोट ऐसे गिन रहा हूँ नोट, तो नोट पर हमारा लग गया सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा लग गया। अब जैसे ही लगा, प्रॉपर समझिए, उसके बाद फिनोल्फथैलीन को ले गया। और मैं बताऊं सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इस प्रकार के जो भी क्षार हैं, हमारे बॉडी से क्षार निकलते हैं, तो जो भी क्षार है वो क्षार, और जो हमसे नोट पकड़ा, और नोट पकड़ने के बाद नोट का जो भी केमिकल है, वो केमिकल भी हमारे हाथ में लगा। समझ पा रहे हैं। अब वास्तव में नोट में पहले लगा देता है फिनोल्फथैलीन। पहले जब मुझे जो भी व्यक्ति मुझे अगर करप्ट पकड़ना है, मुझे अगर घूस दे रहा है, तो जो भी नोट मुझे देगा उस पर पहले से फिनोल्फथैलीन लगाया हुआ है। और जैसे मुझे नोट मिला, मैं नोट को काउंट करूंगा, तो फिनोल्फथैलीन उसका लग गया मेरे हाथ में, ठीक है। नोट में था पहले से लगा हुआ, मेरे हाथ में जैसे ही लगा, तो लगने के बाद वो आएगा और फिर हमारे हाथ को किसी क्षार में, किसी बेस में डालेगा। और जैसे मेरे हाथ को किसी बेस में डालेगा, तो मेरा रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी, क्योंकि हम जानते हैं फिनोल्फथैलीन कैसा, किस कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का, हम पकड़े जाएंगे। तो फिनोल्फथैलीन से करप्ट अधिकारी को नोट देकर पकड़ा जाता है। ये सारा बात हो गया कंप्लीट, हमारा एसिड बेस सॉल्ट हो गया पूरा कंप्लीट बढ़िया से। आप इसको रिवाइज कीजिए, सवाल पूरा बन जाएगा, ठीक है। यकीन रखिए, कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत एफर्ट लगाए, बहुत एनर्जी लगाए, आप भी एनर्जी लगाएंगे, आप भी रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।